हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज नॉवेल के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। अगर मेरी एक्सप्लेन आपको अच्छी लगे तो ज्यादा कुछ नहीं, बस एक सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज 2 सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1406 मॉडर्न डे पार्ट 4। सीईओ हैंग से एक अम्ब्रेला उधार लेने के बाद मैंने तुरंत कंपनी छोड़ने और अपने रेंटेड अपार्टमेंट वापस जाने का डिसीजन लिया। मेरा प्लान था अपनी नई मिली असैसिन पावर्स को सबसे सेफ जगह पर टेस्ट करना। मैं उन पुराने डिस्ट्रिक्ट्स में रहता हूं जहां अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हुए लगभग 1 घंटा लग जाता है। यहाँ पुराने टूटे फूटे घर हैं। न्यू सिटी के हाई एंड बिल्डिंग से बिल्कुल अलग दुनिया है। लेकिन यहाँ रहना ज्यादा कन्वीनियंट है और सबसे बड़ी बात, रेंट काफी चीप है। आज मैं बिल्कुल टाइम पर ऑफिस से निकला था और आने जाने में कोई ज्यादा डिले भी नहीं हुआ। अभी 6 भी नहीं बजे हैं। अगर मैं अपनी एरिया के पास ही डिनर कर लूं तो 7 से पहले घर पहुंच जाऊंगा। ये बिल्कुल एक मॉडर्न आदमी की लाइफस्टाइल के हिसाब से परफेक्ट है। इसलिए मैंने ऑफिस के पास डिनर करने का प्लान कैंसिल कर दिया। मैं अपना अम्ब्रेला लेकर बस स्टॉप की तरफ भागा। ये अम्ब्रेला कलरफुल है और उसमें रैबिट के कान लगे हुए हैं। ऑनेस्टली एक स्टेल्दी असैसिन के लिए बिल्कुल सूट नहीं करता। मैं सर उठा के डोर से बाहर निकला। अम्ब्रेला के नीचे झुकना पड़ता ही है। स्टॉर्म लगभग 10 मिनट से चल रहा था और रोड पर पानी जमा होने लगा था। पहले होता तो मैं किसी पडल में पैर रख देता और शूज पैंट सब गंदे हो जाते। लेकिन अब मेरे पैर फास्ट हैं, शार्प हैं, एक्यूरेट है। हर स्टेप हल्का है। बारिश में भी मैंने अपने शूज और पैंट्स क्लीन रखे, एज एक्सपेक्टेड ऑफ एन असैसिन। बस स्टॉप सिर्फ कुछ फीट दूर था। जैसे ही मैं नॉन व्हीकल लेन क्रॉस करने वाला था, मैंने देखा एक आदमी बिना अम्ब्रेला और रेनकोट के बारिश में चल रहा है। उसके बाल पूरी तरह भीग चुके थे। कपड़े उसके बॉडी से चिपके हुए थे। पानी उसके ऊपर से कंटिन्यूअसली बह रहा था। देखने में बेचारा लग रहा था, लेकिन उसकी पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स थी। ना भाग रहा था, न जल्दी में था। बस हाथ पॉकेट में डालकर आराम से चल रहा था। इम्प्रेसिव। बारिश और अंधेरा होने की वजह से मैं उसका चेहरा क्लियर नहीं देख पाया। बस उसे मेरे पास से गुजरते हुए देखा। शायद उसने मेरी नजर महसूस कर ली। उसने पॉकेट से सिगरेट निकाली, मुंह में रखी और धीरे से बोला, विम्प। मैं अपने खाली हाथ से कान खुजाता हूं। ये किससे बात कर रहा है? छोड़ो यार, आज मूड अच्छा है। मैं किसी पागल से बहस नहीं करूंगा। मैं उसे इग्नोर करके बस स्टॉप पर चढ़ गया और बस का वेट करने लगा। लक अच्छा था, सिर्फ 1 मिनट में बस 35 आ गई। मैंने ट्रैवल कार्ड निकाला, अम्ब्रेला बंद किया और आगे बढ़ा। बीप की आवाज सुन के पता नहीं क्यों थोड़ा इमोशनल हो गया। काश ट्रैवल कार्ड फोन के एनएफसी में स्टोर हो जाता। सिर्फ फोन लेकर निकलना पड़ता। डोर लॉक्स, मेट्रो, बस सब कुछ फोन से हो जाता। अगर फिंगरप्रिंट लॉक होता तो कीज भी नहीं लानी पड़ती। इसे कहते हैं रियल कन्वीनियंस। सोचते सोचते मुझे एक सीट मिल गई। हैवी रेन और पीक आवर के बाद का टाइम होने की वजह से नॉर्मली क्राउडेड बस में काफी सीट्स खाली थी। लेकिन फिर रियलिटी याद आ गई। फिंगरप्रिंट लॉक तभी लगेगा जब अपना घर होगा। इस इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपनी सैलरी पर पेरेंट्स की हेल्प के बिना पता नहीं कब घर खरीद पाऊंगा। तब मेरे दिमाग में एक थॉट आया, असैसिन पावर्स से पैसा कैसे कमाया जाए? असैसिन मिशंस? नहीं, इलीगल है। चाहे मैं कितना भी पावरफुल असैसिन बन गया हूं, बुलेट्स को तो नहीं हरा सकता। और वैसे भी ऐसे मिशंस मिलते कहां हैं? चोरी करना भी इलीगल है, और जब तक कोई करप्ट ऑफिशियल ना मिले, पैसा पेड़ पर उगता भी नहीं। मेरे पास अजाइल फुटवर्क है, निम्बल बॉडी है, ईगल जैसी विजन है, पर पैसा कैसे कमाऊं? सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊं? पर सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी होती है? या डांसिंग ट्राई करूं? इस बॉडी कंट्रोल के साथ डांस तो जबरदस्त होगा। फिर लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूं। पर प्रॉब्लम यह है, मैं टोन डेड हूं। सोचते सोचते थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया। आसमान से मिरेकल गिरना आसान नहीं होता, पर उसका यूज करके लाइफ इंप्रूव ना कर पाना और भी दर्दनाक होता है। हाँ, कम से कम मेरी आईसाइट ठीक हो गई। ये एक मेडिकल मिरेकल है जो लाखों में नहीं मिलता। मैं धीरे से सांस छोड़ता हूं और खुद से कहता हूं, ज्यादा ग्रीडी मत बन। तभी अचानक मुझे ठंड महसूस हुई। ये एसी की ठंड नहीं थी। ये ठंड सीधा स्किन के अंदर घुस रही थी। मैं साइड में देखता हूं, वहां कोई नहीं बैठा था। पर मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था, वहां कुछ है जो दिख नहीं रहा। अ घोस्ट। असैसिन बनने के बाद मैं घोस्ट्स को सेंस कर सकता हूं। मैंने पहले आंखें फैलाकर ध्यान से देखा, फिर तुरंत नजर हटा ली और एक्ट किया जैसे कुछ देखा ही नहीं। अगर घोस्ट को पता चल गया कि मैं उसे देख सकता हूं, तो मैं गया। असैसिन्स के पास घोस्ट से लड़ने की एबिलिटी नहीं होती। मेरा बॉडी बिना कंट्रोल के टेंस हो गया। ठंड और तेज होती जा रही थी, जैसे वो मेरे और पास आ रहा हो। मैं सीधा देखता रहा, पर दिमाग में एक इमेज बनी।
एक ब्लर सा आदमी, नीला काला चेहरा, धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। वो मेरे कान के पास झुका और मेरी रिएक्शन चेक करने के लिए मुंह पर सांस छोड़ी। ये ठंड लगभग 1 मिनट तक रही, फिर धीरे धीरे कम हो गई। तभी बस रुकी और दोनों डोर्स खुल गए। ठंड और स्केरी ऑरा गायब हो गई। घोस्ट अपने स्टॉप पर उतर गया। इवन घोस्ट्स यूज बसेस टू ट्रैवल। अमेजिंग। मैं रिलैक्स हो गया और अपनी बॉडी के चेंजेस को और अच्छी तरह समझने लगा। अब मुझे घोस्ट सोने पर हैरानी नहीं होती। मैं असैसिन हूं, कुछ भी पॉसिबल है। 50 मिनट बाद मैं अनकांग नॉर्थ रोड पर उतर गया। मेरा रेंटेड अपार्टमेंट यहीं पास में है। स्टॉर्म रुक चुका था, इसलिए मैंने अम्ब्रेला यूज नहीं किया। बस से उतरकर सीधा उस जगह गया जहां डिनर करने का प्लान था। यू स्टर फ्राई। इस ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कई पुरानी शॉप्स हैं जहां चीप और टेस्टी फूड मिलता है। ये उनमें से एक है। अगर पहले बारिश ना होती तो बाहर टेबल्स लगी होती। शॉप के अंदर जाकर मैंने इधर उधर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक टेबल पर बैठ गया। मेरे सामने एक यंग लड़का बैठा था। उसने सिर्फ युक्षांग स्ट्रेडेड पोक और व्हाइट राइस ऑर्डर किया था। फोन देखते हुए पूरी फोकस के साथ खा रहा था। क्लियरली डेट पर नहीं था। मैंने टेबल टैप की। वो थोड़ा चौंक गया। वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, पंगडांग। रिसेंटली वो भी इस इंटरनेशनल सिटी में काम कर रहा है। मैंने उसे यहाँ रहने के लिए जगह ढूंढने में हेल्प की थी। अब हम दोनों सेम नेबरहुड में रहते हैं। ऐसे मौसम में कौन डेट पर जाता है? पंगडांग ने फोन से नजर उठाए बिना पूछा, आज रात रैंक्ड मैचेस खेलेंगे? मैंने बोला, आज फ्री नहीं हूं। मुझे अभी गेम खेलने का मूड नहीं था। मैं बस अपनी लाइफ का नेक्स्ट लीप ऑफ फेथ ट्राई करना चाहता हूं। पंगडांग ने मुझे कुछ सेकंड्स तक घूर के देखा, फिर बोला, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? मैं मुस्कुराया, काश होती। फिर मैंने बॉस की तरफ देखा और बोला, एक स्टर फ्राइड स्लाइस्ड बीफ, एक टोमेटो एग सूप और एक बॉटल कोका। क्योंकि जब जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो सेलिब्रेशन बनता है। चैप्टर 1407 मॉडर्न डे पार्ट 5। मेरा जवाब सुन के पैंग डेंग ने फिर से अपना सिर फोन की तरफ झुका लिया। फोन देखते हुए, खाना खिलाते हुए कैजुअली बोला, ऑफिस के बाद और क्या काम होता है? कुछ अर्जेंट हो तो ओवर टाइम भी तो करते हो ना? गुड क्वेश्चन। मैं अम्ब्रेला को साइड में रखता हूँ और सीरियस फेस बनाकर एक बहाना सोचने लगता हूँ। पैंग डेंग एक टिपिकल स्मार्टफोन ज़ॉम्बी है। खाते वक्त भी फोन नहीं छोड़ता। उसका आधा ध्यान फोन पर होता है, लेकिन सच ये है, बंदा काफी शार्प है। डिटेल्स पकड़ने में एक्सपर्ट है और मेरे झूठ इजीली पकड़ लेता है। और सच बोलूं तो मेरे ज्यादातर झूठ बिना सोचे बनाए गए होते हैं। मैं उसे ये थोड़ी बोल सकता हूं कि भाई मैं आज बिल्डिंग से कूदने जा रहा हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने टेबल पर हाथ मारा और बोला, बॉस ने बोला है कल एयरपोर्ट जाकर एक फॉरेन गेस्ट को रिसीव करना है। डिटेल सिर्फ रात को मिलेगी। मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, एक्सेंट प्रैक्टिस करना है, ड्राइवर से शेड्यूल कंफर्म करना है, काफी काम है यार। हाँ हाँ। पैंग डैंग चावल और मीट का एक बड़ा बाइट मुंह में डालने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, वही कैसानोवा बॉस जिसका तुम पहले मेंशन कर रहे थे? मैंने कब बोला? मैं तुरंत डिनाई कर देता हूँ। जब वो मेरी तरफ देखता है मैं मुस्कुराता हूँ। तू जजमेंट देते वक्त गलतियां करता है। वो फोन की तरफ देखते हुए जवाब देता है। तभी मेरे ऑर्डर किए हुए डिशेज आ जाते हैं, स्टर फ्राइड स्लाइस्ड बीफ और टोमेटो फ्राइड एग सूप। ऑयल चमक रहा था। सेलरी की खुशबू बीफ के साथ परफेक्ट मिक्स हो रही थी। मीट इतना सॉफ्ट था कि मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। जूस सॉल्टी था, पर ज्यादा नहीं। सॉस इतना रिच था कि सिर्फ एक प्लेट बीफ के साथ मैं 3 बोल राइस खा सकता हूँ। टोमेटो फ्राइड एग सूप सिचुआन स्टाइल का होता है। पहले लार्ड यूज होता है, फिर उसमें फेंटे हुए एग्स डाले जाते हैं जब तक वो फ्लफी ना हो जाए। फिर टमाटर और सब्जी डालकर सूप बनाया जाता है। सूप में टमाटर की मीठी खट्टी टेस्ट, एग और ऑयल की खुशबू और सब्जी की फ्रेशनेस, सब कुछ एकदम परफेक्ट। जैसे ही मैं एक बोल सूप पीता हूँ, बॉस एक बोल राइस और ठंडी कोक ले आता है। उसका टोन सुन के मैं अंदर ही अंदर हंस देता हूँ। सोचता हूँ आज बिल्डिंग से कूदना है, ज्यादा खाना ठीक नहीं। आखिर में सिर्फ 2 बोल राइस खाता हूँ, पर मीट और एग बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। इस टाइम पैंग डेंग का अभी भी 1/3 खाना बाकी था। खाते वक्त फोन मत यूज कर और फोन यूज करते वक्त खाना मत खा। मैं खड़ा होकर लेक्चर देता हूँ और सिर्फ अपना बिल पे करता हूँ। मैं और पैंग डेंग फेक दोस्त नहीं है जो बिल के लिए लड़ते रहते हैं। और वैसे भी मंथ एंड है, इस टाइम सबका बजट टाइट होता है। तुमने मुझे कोक भी नहीं पिलाई। पैंग डेंग को काफी देर बाद रियलाइज होता है। मेरा खाना खत्म हो चुका था। मैं टेबल से उठकर अम्ब्रेला उठाता हूँ। फिजूल खर्ची। वो मेरी कोक वाली चॉइस पर कमेंट करता है, लगता है तेरे साथ आज कुछ अच्छा हुआ है, या फिर तू मून लाइटिंग कर रहा है। वो और कुछ पूछता उससे पहले उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े रैबिट ईयर्स वाले अम्ब्रेला पर चली जाती है। अरे ये क्या है? बॉस ने उधार दिया था, तो जानता है ना, उसकी गर्लफ्रेंड्स का कलेक्शन बड़ा है।
पैंग डैंग समझ जाता है, कितना बोरिंग है यार। वो फिर से फोन में घुस जाता है। शॉप से निकलकर मैं अपने रेंटेड अपार्टमेंट के पुराने कॉम्प्लेक्स में एंटर करता हूँ। यहाँ सबसे ऊंची बिल्डिंग सिर्फ 6 फ्लोर्स की है। लिफ्ट का सवाल ही नहीं। फर्स्ट फ्लोर से गुजरते वक्त मेरी नजर मेल बॉक्स पर पड़ती है। अचानक कुछ यादें घूमने लगती हैं। मैं बिना देखे ही यूनिट 62 का लेटर बॉक्स खोलता हूँ। अंदर एक पोस्ट कार्ड पड़ा होता है। मुझे बिना देखे ही पता होता है ये उसने भेजा है। वो मेरी और पैंग डैंग की मिडिल स्कूल और हाई स्कूल क्लासमेट थी। बाद में पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई। अब किसी और सिटी में काम करती है। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और काफी ट्रैवल करती रहती है। कभी कभी फ्रेंड्स को पोस्ट कार्ड भेजती रहती है। मैं पोस्ट कार्ड उठाने से पहले 2 सेकंड हेजिटेट करता हूँ। पीछे का हिस्सा पहचाना हुआ है, उसकी सुंदर हैंडराइटिंग। फ्रंट साइड पर एक फेमस कैथीड्रल की फोटो है। लेकिन जैसे ही मैं ध्यान से देखता हूँ, स्कल्स से सजाए हुए पिलर्स और वॉल्स, मुझे अजीब सी सेक्रेड फीलिंग होती है। मैं सिर हिलाकर पोस्ट कार्ड रख देता हूँ और यूनिट 62 में वापस आ जाता हूँ। ये एक पुराना 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, कम से कम 20 साल पुराना। मैं गेस्ट रूम में रहता हूँ। मास्टर बेडरूम में एक यंग कपल रहता है। वो लोग अच्छे हैं, साफ सुथरे, खुद खाना बनाते हैं और मुझे भी बुला लेते हैं। बस एक प्रॉब्लम है, हफ्ते में कम से कम 2 बार झगड़ा करते हैं। काफी अनोइंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं पैंग डैंग के साथ शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूँ। बस शर्त यह है कि तब तक वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना रहने लगे। अम्ब्रेला रखकर मैं विंडो के पास जाता हूँ। नीचे देखता हूँ और सोचता हूँ, क्या यहीं से जंप करूं? बारिश रुक चुकी है पर अंधेरा हो चुका है। ज्यादा लोग भी नहीं है। 6th फ्लोर, रहने दो। मैं उस बिल्डिंग पर जाऊंगा जहां नीचे सुपरमार्केट है। फर्स्ट टाइम सेफ रहना बेटर है। वो सिर्फ 3 फ्लोर्स की है। ये एरिया पुराना है और पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए ग्राउंड फ्लोर पर काफी शॉप्स हैं। हेयर ड्रेसर, ईटरीज, ग्रोसरी, रिपेयर शॉप्स, यही सब मिल जाता है। बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैं ब्लैक क्लोथ्स पहनता हूँ, फोन और कीज लेता हूँ। सुपरमार्केट वाली बिल्डिंग तक जाता हूँ। थोड़ी देर कॉम्प्लेक्स घूमने के बाद स्टेयर्स से रूफटॉप पर चढ़ जाता हूँ। हाइट देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। नीचे जाते वक्त मैंने एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट पर जंप करके देखा था। उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। नीचे कोई ना हो तभी जंप करना चाहिए। मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ, रेलिंग पर चढ़ता हूँ और रेडी पोजीशन में आ जाता हूँ। रोड गीली और स्लिपरी है। नेक्स्ट टाइम कैसा रहेगा? अगर गिर गया और हॉस्पिटल पहुंच गया और सबको लगा मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो सोशल डेथ हो जाएगी। सिर्फ 3 फ्लोर्स ही तो हैं। अभी जो फीलिंग आई थी उसमें कुछ गलत नहीं लगा। रैंडम थॉट्स को साइड में रखकर मैं मिडिल फिंगर अपनी तरफ फोल्ड करता हूँ। धीरे से सांस छोड़ता हूँ और जंप कर देता हूँ। बॉडी को एडजस्ट करता हूँ। गिरने की स्पीड नॉर्मल से स्लो लगती है। हवा जैसे कंबल बनकर मुझे पकड़ लेती है। जमीन पर मैं बिना आवाज के और बिना पानी उछले लैंड करता हूँ। उस पल मुझे लगा मैं एक तेज पंख हूं। क्या फीलिंग है यार! 10 आउट ऑफ 10। मैं खुद को प्रेस करता हूं। सच में काफी थ्रिलिंग है। मैं एक रियल असैसिन हूं जो नॉर्मल लोगों से काफी आगे निकल चुका हूं। एक्साइटमेंट में मैं वापस अपनी बिल्डिंग की तरफ भागता हूं। 6th फ्लोर से जंप टेस्ट करने का वेट नहीं होता। अभी का एक्सपीरियंस बता रहा है 6th फ्लोर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर और ज्यादा हुआ तो जैकी चैन स्टाइल में एसी यूनिट्स और वॉल्स पकड़ पकड़ कर नीचे आना पड़ेगा। रास्ते में मैं गुंडों, मोलेस्टर्स, रॉबर्स, एक्सटॉर्शन वालों को ढूंढने लगता हूं। उन्हें असैसिन पावर का टेस्ट देना चाहता हूं। पर अफसोस इस एरिया की सिक्योरिटी काफी अच्छी है। मैं सांस छोड़कर घर आ जाता हूं। तभी मेरा फोन 2 बार वाइब्रेट करता है। कंपनी के ओल्ड एआई का मैसेज था, वीआईपी ज़ेरात्रा के बारे में इन्फो। क्या अजीब नाम है। मैं मुस्कुराता हूं और सोचता हूं एक जंप के बाद डिटेल्स पढ़ूंगा। चाहे मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असैसिन हूं, फिर भी बॉस के काम तो करने ही पड़ते हैं। जैसे जापानीज कहते हैं, शाचिकु यानी कॉर्पोरेट कैटल। नहीं तो जिंदा रहना मुश्किल है। एक असैसिन क्या करे? स्पाइडरमैन मास्क पहनकर पार्कोर लाइव स्ट्रीम करे? फिर मैं सोचता हूं असैसिन पावर से पैसा कैसे कमाया जाए। तभी डोर नॉक होता है। कौन है? मैं जोर से पूछता हूं। टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट चेक करने आए हैं, बाहर से आवाज आती है। मेरे पास नहीं है, बाय। मैं चिढ़कर पीप होल से देखता हूं। बाहर पुलिस यूनिफॉर्म में 2 लोग खड़े हैं। उनमें से एक का फेस थोड़ा ढका हुआ है, दूसरे की हेयरलाइन पीछे जा चुकी है और आंखें भूरी हैं। पता नहीं क्यों अचानक मेरा दिल हल्का सा कांप जाता है। बिना वजह उदासी छा जाती है। मैं डोर खोलता हूं। मैं सरनेम डैंग हूं, इस कॉम्प्लेक्स का इंचार्ज ऑफिसर। भूरे आंखों वाला ऑफिसर मुस्कुराते हुए अपना इंट्रो देता है, फिर हाथ में रखी फाइल देखता है और बोलता है, ज़ोउ मिंग, राइट? चैप्टर 1408 मॉडर्न डे। हाँ, पता नहीं क्यों आज मैं काफी ज्यादा काम फील कर रहा हूं, लेकिन अंदर से थोड़ा सैड भी हूं। ये फीलिंग ऑलमोस्ट डिस्क्राइब ही नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी नाक पर पंच मार दिया हो। आंखें दर्द कर रही हैं
और लग रहा है मैं अभी रो दूंगा। डिसिप्लिन और कंट्रोल, ये मैं समझता हूं। नॉर्मल लोग पुलिस को देखकर अलर्ट हो जाते हैं, मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूं। लेकिन अचानक से रोने का मन क्यों हो रहा है? ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। मेरे नॉलेज के हिसाब से इतना सेंसिटिव आर्टिस्ट टाइप लोगों के साथ भी ऐसा नहीं होता। तो क्या ये असैसिन पोशन का साइड इफेक्ट है? क्या सुपर पावर पाने की यही कीमत होती है? मैं ब्लिंक करता हूं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूं। तब ऑफिसर डेंग बोलता है, योर टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। उससे पहले ही दूसरा ऑफिसर धीरे से बोलता है, कैप्टन आप इसे रेजिडेंस परमिट बोलते हैं, आप फिर भूल गए। ऑफिसर डेंग हंसते हुए बोलता है, हाँ, भूल गया। फिर मेरी तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारा रेजिडेंस परमिट कहाँ है? मैं कहता हूं, मैंने अप्लाई नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और झूठ बोलना चाहता भी नहीं हूं। ये ठीक नहीं है। ऑफिसर डेंग सर हिलाता है, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रेजिडेंस परमिट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम यहाँ परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हो तो ये जरूरी है, और अगर तुम्हारा बच्चा पब्लिक किंडरगार्टन में पढ़ना चाहे तो भी रेजिडेंस परमिट चाहिए। मैं पोलाइट स्माइल देता हूं, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बच्चा तो दूर की बात है। ऑफिसर डेंग सीरियस टोन में बोलता है, पर्सनली रेजिडेंस परमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे सिटी में सेटल होना बहुत मुश्किल है। स्पेशल टैलेंट वाले लोगों के अलावा नॉर्मल लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं अप्लाई करने में। ये सोशल सिक्योरिटी जितना ही इंपॉर्टेंट है। उनकी बात एक कंसर्न्ड एल्डर जैसी लग रही थी। मैं सर हिलाकर कहता हूं, समझ गया, मैं करवा लूंगा। इस वीक ही कंप्लीट कर लेना। वो स्माइल करता है, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के सामने एक पुलिस स्टेशन है, वो हेल्प कर देगा। फिर अचानक सीरियस होते हुए बोलता है, वैसे पिछले 2-3 महीने से सिटी में एक इल्लीगल कल्ट एक्टिव है। वो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसी टेक्निक्स यूज करते हैं और मॉडर्न टर्म्स जैसे फुली ऑटोमेटेड विशिंग मशीन का यूज करके नॉर्मल लोगों को ईविल साइड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर तुम्हारा उनसे सामना हो तो केयरफुल रहना और तुरंत रिपोर्ट करना। फुली ऑटोमेटेड विशिंग मशीन, जैसे ही ये शब्द सुनता हूं मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। ये बिल्कुल वेंडिंग मशीन जैसा लगता है, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैं एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ऑफिसर डेंग स्माइल करता है, कुछ नहीं बोलता और अपनी नोटबुक रख लेता है। जैसे ही वो आधा घूमता है, अचानक रुक जाता है। वैसे मैं कुछ भूल गया था। पता नहीं क्यों, ये सुनते ही मेरी आंखें थोड़ी ब्लरी हो जाती हैं। ये कपल है ना? दूसरे रूम में कौन रहता है? मैं आंखें बंद करता हूं और अपने अनस्टेबल इमोशंस को शांत करता हूं। एक कपल है, एक वुमन जिसका सरनेम जा है और उसका फॉरेन बॉयफ्रेंड। ओह, ऐसा है। ऑफिसर डेंग सर हिलाता है, उन्हें रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करवाने याद दिला देना। ओके। मैं ऑफिसर डेंग को जाते हुए देखता हूं। तब मेरी नजर उस ऑफिसर पर पड़ती है जो उसके पीछे खड़ा था। उसके काले बाल और ग्रीन आईज उसे बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसा बना देते हैं। ग्रीन आईज, मिक्स्ड ब्लड या कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज? मैं मन ही मन सोचता हूं। ग्रीन आइड ऑफिसर कुछ सेकंड्स तक मुझे देखता है, फिर अचानक स्माइल करता है। ईविल कल्ट के मेथड्स तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा सीक्रेट होते हैं। उनसे बचना बहुत मुश्किल है। कभी कभी तुम्हें उनसे फायदा लेने के लिए कोई प्राइस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन बिलीव करो, फ्यूचर में तुम्हें हैवी लॉस जरूर होगा। ये सुनते ही मेरा दिल और तेज धड़कने लगता है। मुझे असैसिन पाथवे और लीप ऑफ फेथ याद आ जाता है, जो मुझे सिर्फ 5 यौन में मिला था। क्या ये सच में उस कल्ट का काम हो सकता है? मुझे सुपर पावर देने के बाद वो मुझसे क्या चाहते हैं? मैं कहता हूं, समझ गया, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि डर अपने चेहरे पर ना दिखने दूं। उनके जाने के बाद मैं वापस अपने छोटे गेस्ट रूम में आता हूं और बेड पर बैठ जाता हूं। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते हुए मैं कंप्यूटर डेस्क की तरफ देखता हूं। सोचने पर लगता है, अगर वेंडिंग मशीन सच में कल्ट की बनाई हुई होती तो उन्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो हर बिलीवर को असैसिन पोशन जैसी बॉटल दे देते तो वो दुनिया पर रूल कर सकते थे। शायद कोई रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन सुपर पावर दे सकती है वो नॉर्मल नहीं हो सकती। ये कोई सिंपल कल्ट नहीं हो सकता। फिर मुझे सुपर पावर देकर मुझ जैसे नॉर्मल इंसान को फाइटर बनाने का क्या मतलब? मैं तो उनके पास जाने वाला नहीं हूं, और अगर वो मुझे ढूंढने आए तो मैं पुलिस को कॉल कर लूंगा। मैं एक छोटे शहर के नॉर्मल फैमिली से हूं। मेरे पेरेंट्स के पास रहने के लिए घर तो है, लेकिन पैसे ज्यादा नहीं बचा पाए। जब तक बेंसन और मैंने काम शुरू नहीं किया, तब तक फैमिली कंडीशन बेटर नहीं हुई। सोचने के बाद मैं अपना फोन उठाता हूं
और वीचैट ओपन करता हूं। मैं अपने भाई बेंसन को मैसेज करता हूं, जो एक सिविल सर्वेंट है। बी, क्या तुमने रिसेंटली किसी को ऑफेंड किया है? बी, ये उसका निक नेम है क्योंकि उसका नाम बेंसन है और वो थोड़ा बाल्ड हो रहा है। रिप्लाई आता है, मैं किसको ऑफेंड कर सकता हूं? मैं तो बस एक छोटा सिविल सर्वेंट हूं। मैं रोज केयरफुल काम करता हूं। ना मैं पॉलिटिशियन हूं, ना किसी सर्विस विंडो पर बैठता हूं। फिर तुरंत दूसरा मैसेज आता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? मैं रिप्लाई करता हूं, मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे स्कैम हो, लेकिन मेरे पास स्कैम होने लायक कुछ है नहीं। बेंसन एक एक लाइन में रिप्लाई करता है, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसको चीट करना हमेशा मीनिंगफुल होता है। किसका कोई फ्रेंड या फैमिली नहीं होता। पैसे नहीं है तो उधार ले सकते हो या ऑनलाइन माइक्रो लोन ले सकते हो। सब मिलकर बड़ी अमाउंट बन जाती है। और वैसे भी तुम्हारे पास बॉडी तो है, किडनी, कॉर्निया, ब्लड बेच सकते हो। और आजकल तो फीमेल क्लब्स भी होते हैं। क्या पता कौन सा कस्टमर तुम्हें पसंद आ जाए। वॉट द एफ? बस कर, मुझे डरा मत। मैं तुरंत ऐड करता हूं, लकीली मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता बेंसन को पता चले कि मैंने असैसिन पोशन पिया था। मुझे केयरफुल रहना होगा और किसी भी अबनॉर्मल चीज को तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। थोड़ी बातचीत के बाद बेंसन मुझे याद दिलाता है, ग्रीडी मत बनना और स्कूल शुरू होने से पहले सासा आ जाएगी, उसे पिक करना मत भूलना। समझ गया। मैं उसे एक पॉपुलर इमोजी भेजता हूं, मॉनले, जो मॉनले का मास्क पहने हुए है। चैट एंड होने के बाद मेरे अंदर लीप ऑफ फेथ ट्राई करने का मन खत्म हो जाता है। मैं बेड के पास बैठा हुआ हूं, थोड़ा स्कैर्ड और थोड़ा एंग्शियस। थोड़ी देर बाद मैं सबकॉन्शियसली फोन उठाता हूं और वीचैट और क्यूक्यू चेक करता हूं। एक क्यूक्यू ग्रुप में काफी मैसेजेस हैं। ये ग्रुप मैंने बनाया था जब हम हॉरर और मिस्ट्री गेम्स खेलते थे। इसका नाम है टैरो क्लब। मैं जल्दी से स्क्रॉल करता हूं और देखता हूं स्टार नाम का बंदा मैसेज भेज रहा है, सब लोग केयरफुल रहें, एक मिस्टीरियस कल्ट सामने आ गया है। चैप्टर 1419 मॉडर्न डे कल्ट। जैसे ही मैंने कल्ट वर्ड देखा, मेरी अटेंशन तुरंत उस पर चली गई। कल्ट का हमसे क्या लेना देना? जजमेंट नाम का ग्रुप मेंबर पूछता है। मिस्टीरियस? कितना मिस्टीरियस? जस्टिस नाम की ग्रुप मेंबर पूछती है। ग्रुप चैट में हर तरह के मैसेजेस आ रहे थे। काफी इंटेंस सीन था। ये ग्रुप मैंने ओरिजिनली तब बनाया था जब मैं एक हॉरर मिस्ट्री गेम खेल रहा था। मैंने उन दोस्तों को इनवाइट किया था जो उस टाइम गेम में काफी स्ट्रांग थे। ऐसे गेम्स में अक्सर ऑकल्ट और मिस्टिसिज्म जैसे एलिमेंट्स होते हैं। टाइम के साथ जब गेम की पॉपुलैरिटी कम हुई, ग्रुप धीरे धीरे एक मिस्टिसिज्म डिस्कशन ग्रुप बन गया। वैसे भी हर चैट ग्रुप में सेक्स वाले ग्रुप्स को छोड़कर डेली लाइफ की बातें ही सबसे ज्यादा होती हैं। ग्रुप में जस्टिस नाम की लड़की मिस्टिसिज्म को लेकर सबसे ज्यादा क्यूरियस रहती है। उसकी डेली बातों से लगता है उसका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा है और एज भी ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है वो एक स्टूडेंट है। स्टार ने ग्रुप मेंबर्स से पूछा और फिर एक्सप्लेन किया, कल्ट वाले नॉर्मल लोगों को टारगेट करते हैं, खासकर उनको जो मिस्टिसिज्म पसंद करते हैं। वो तुम्हें मॉर्टल लिमिट से ऊपर की पावर्स देने का प्रॉमिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितनी लेट नाइट होगी उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये पावर तो मेरे पास ऑलरेडी है। मैजिशियन एक्साइटमेंट में रिप्लाई करती है। मैजिशियन भी एक लड़की है। मुझे याद है उसने बताया था कि वो एक ग्रीन वेबसाइट पे नॉवल लिखकर काफी अच्छा कमा लेती है। वहां उसे टॉप राइटर्स में भी माना जाता है। लेकिन जिस तरह से वो बात करती है और सजेस्टिव कमेंट्स देती रहती है, शायद वो ग्रीन वेबसाइट मेरी सोची हुई वेबसाइट से अलग है। तब मून नाम का मेंबर बोलता है, मुझे दिन के मुकाबले रात ज्यादा पसंद है। ये बंदा क्या कहना चाहता है? क्या वो नाइट आउल है या किसी और चीज की तरफ हिंट दे रहा है? मैं अपनी चिन स्क्रैच करता हूं। मून को समझना मुश्किल है। ये बंदा हमेशा ऐसा ही होता है। कभी कभी डीप फिलॉसफी झाड़ता है और कभी ग्रुप में डॉल्स के शॉपिंग लिंक्स भेज देता है। बोलता है सब मिलकर डिस्काउंट कराओ। क्लियरली एक अजीब टाइप का बंदा है। लेकिन मेडिकल टॉपिक्स पर बात करें तो बंदा फुल प्रोफेसर बन जाता है। चाइनीज मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन, रेयर डिजीजेस, सब पर फुल थ्योरी और एग्जाम्पल्स के साथ बोलता है। पहले उसने ग्रुप के मेंबर मंक की रेयर डिजीज डायग्नोस की थी और उसकी हेल्प भी की थी। इसके बाद सब लोग उससे अलग नजर से देखने लगे। स्टार मून को इग्नोर करके मैजिशियन से पूछता है, तो क्या तुम सिर्फ 2 घंटे सो के जिंदा रह सकती हो? मैजिशियन रिप्लाई करती है, हाँ, लेकिन सिर्फ 1 वीक तक। उसके बाद मुझे प्रॉपर स्लीप चाहिए, वरना बॉडी ऐसी लगती है जैसे कोई कार चढ़ाकर चली गई हो। स्टार फिर बोलता है, कल्ट सबसे पहले तुम्हें सुपरमैन जैसी पावर्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 2 घंटे सोकर भी फुल एनर्जेटिक रहना, स्पिरिट्स देख पाना, हाई बिल्डिंग से कूद कर भी सेफ रहना, फायर कंट्रोल कर पाना, ये सब मिलता है। इजंट दैट अमेजिंग? जस्टिस तुरंत रिप्लाई करती है। सन, जजमेंट और मैजिशियन बोलते हैं, इजंट दैट अमेजिंग? +1+1। मैं थोड़ी देर सोचता हूं और अपने ऑल्टरनेट अकाउंट world+1 से लॉगिन करता हूं।
स्टार एक इमोजी भेजता है। फेट जो देता है उसकी एक प्राइस होती है। आई डिडंट से दैट। मून एक जेपीजी भेजता है। मैजिशियन तुरंत इंप्लाई करती है। मुझे लगता है ये उसका सबकॉन्शियस रिफ्लेक्शन है। सच में कोई पावर होती है जो मॉडल वर्ल्ड से बाहर हो? जस्टिस पूछती है। क्लियरली वो सोच रही थी कि स्टार मजाक कर रहा है। स्टार का रिप्लाई आने से पहले मून बोलता है, दुनिया में बहुत सी चीजें तुम्हारी इमेजिनेशन से बाहर होती हैं, सिर्फ इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि तुम उन्हें देख नहीं पाते। सन बोलता है, कुछ मिस्टिसिज्म रियल होता है। हवा में नाक से भाप निकालकर बच्चों को बेवकूफ बनाना बंद करो। ग्रुप मेंबर हैंगमैन एक इमोजी भेजता है। बिल्कुल सही, यहां स्कूल के बच्चे भी हैं। बच्चों को सुपरनैचुरल के बारे में गलत बातें नहीं सिखानी चाहिए। मैजिशियन फुल सीरियसनेस के साथ बोलती है। तब सन रिप्लाई करता है, मैं मिडिल स्कूल में हूं और मैं 1.9 मीटर से ज्यादा लंबा हूं। जैसे ही सब लोग 1.9 मीटर टॉल देखते हैं, ग्रुप चैट में अचानक साइलेंस हो जाता है। थोड़ी देर बाद स्टार एक स्वेटिंग इमोजी भेजता है। जो भी कल्ट के गिफ्ट्स एक्सेप्ट करता है उसे बाद में बहुत हैवी प्राइस चुकानी पड़ती है। कुछ लोग पागल हो गए, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कुछ ने सुसाइड कर लिया और कुछ बहुत बुरे तरीके से मरे और कुछ लोग बदल गए। स्टार बोलते बोलते अचानक ऑफलाइन हो जाता है। बदल गए? कैसे? मैं अपने मेन अकाउंट फूल से पूछना चाहता हूं, लेकिन फूल एक मैच्योर और रिलायबल इमेज रखता है, इसलिए मैं केयरलेस क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। क्या स्टार को कल्ट ने पकड़ लिया? मैजिशियन इमेजिनेशन लगा देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जजमेंट बोलती है। तब स्टार वापस ऑनलाइन आता है। डैम, अभी ब्लैकआउट हो गया था, मुझे फोन चेंज करना पड़ा। बस इतना ही, मुझे बाहर जाना है, कुछ काम निपटाने हैं। याद रखना, फ्री लंच नाम की कोई चीज नहीं होती। कल्ट से अट्रैक्ट मत होना। बाय, टिल्डा। स्टार ऑफलाइन हो जाता है। तुरंत मुझे प्राइवेट मैसेजेस मिलते हैं, हैंगमैन और मंक से। नोट करो, मुझे लगता है स्टार साइबर पुलिस का मेंबर हो सकता है। ग्रुप चैट में जो भी बोलो केयरफुल रहना, रियल कल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं दोनों को रिप्लाई करता हूँ, रिलैक्स, हम कोई कल्ट स्माइली फेस नहीं है। और पॉलिटिक्स की बात आई तो मैं तुरंत एक पिक्चर भेज देता हूँ जिसमें लिखा होता है, इंपीरियल कोर्ट के बारे में गलत बात करना मौत का जुर्म है। क्यों बंद करके मैं फिर से सोचता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। सोचने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। असैसिन पोशन को वापस निकालना इम्पॉसिबल है। मैं सिर्फ ये प्रिटेंड कर सकता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है। अगर कोई कल्ट मुझे अप्रोच करेगा, मैं तुरंत पुलिस को कॉल करूंगा। मैं अपनी सेविंग्स और वॉलेट पर फोकस करता हूँ। ये सोचकर ही मेरी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। वर्क मोड ऑन। फ्लाइट डिटेल्स, ड्राइवर, होटल, पिकअप साइन सब कंफर्म करता हूँ। सब खत्म करते करते रात के 10 बज जाते हैं। मुझे भूख लगती है। मैं डिसाइड करता हूँ नीचे जाकर स्नैक्स लूंगा। जैसे ही गेस्ट रूम से बाहर निकलता हूँ, नेक्स्ट डोर से झगड़ा सुनाई देता है। ऑब्वियसली वो वुमन शटाज अपने फॉरेन बॉयफ्रेंड पर चिल्ला रही होती है। जैसे ही मैं कमेंट करने वाला होता हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि आवाज धीरे धीरे सॉफ्ट हो रही है। एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे कुछ माइनर्स के लिए इनअप्रोप्रिएट होने वाला है। मैं वापस रूम में जाता हूँ, विंडो खोलता हूँ और फेमिलियर स्टाइल में नीचे जंप कर जाता हूँ। हवा में मेरा बॉडी हल्का लगता है, जैसे सारी टेंशन उड़ गई हो। सेफ लैंडिंग के बाद मुझे लगता है कि मैंने असैसिन की पावर को सच में समझ लिया है। कॉम्प्लेक्स के बाहर रात को भी काफी हासिल होता है। बारबेक्यू स्टॉल्स, फ्राइड राइस, फ्राइड नूडल्स, स्ट्रीट फूड, मीट, कोल्ड वेजीज, डक नेक्स, क्रेफिश। लोग वहां से गुजरते हुए रुक जाते हैं और खाते खाते 1 किलो वेट बढ़ा लेते हैं। मैं अपनी छोटे से पेट के बारे में सोचता हूँ। रुको, मेरा पेट गायब हो गया। जो पेट बनाने में मैंने सालों लगा दिए, वो असैसिन की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चला गया। मैं एक बार फिर शॉक्ड हो जाता हूँ। अब मेरे पास स्नैक्स के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। मैं बारबेक्यू खा सकता हूँ, लेकिन नहीं, सेल्फ कंट्रोल रखना होगा। अगर एक असैसिन 170 सेंटीमीटर का हो और 100 किलो का, तो टारगेट मुझे देखकर हंसने लगेगा। मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ और डिसाइड करता हूँ 24 आवर कन्वीनियंस स्टोर जाने का। लेफ्ट साइड फैमिली मार्ट, राइट साइड लॉसन। इनडिसाइसिव कस्टमर के लिए ये दोनों एक साथ होना बिल्कुल अनफेयर है। मैंने सुना है लॉसन ने नए आइसक्रीम्स लॉन्च किए हैं। मैं राइट टर्न लेता हूँ। जैसे ही लॉसन में एंटर करता हूँ, मेरी आंखें चमक उठती हैं। चैप्टर 1410 मॉडर्न डे। एक इंटरनेशनल मेट्रो सिटी होने के नाते यहाँ रोड्स पर फैशन पहने हुए बहुत सारी सुंदर लड़कियां दिख जाती है। चाहे मैं उन पे ध्यान ना भी दूं, फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई नजर पकड़ ही लेती है। लेकिन लॉसन स्टोर के अंदर जो लड़की थी, वो सच में एक रेयर जेम थी। एक बार देखने के बाद मैं खुद को दोबारा देखने से रोक ही नहीं पाया। उसके ब्राउन बाल वाटरफॉल जैसे नीचे गिर रहे थे और उसके कानों से क्रिस्टल जैसे इयररिंग्स लटक रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल जंगल के डियर जैसी क्लियर और सुंदर थीं। उसमें एक नेचुरल चार्म था जो डायरेक्टली फील होता है। मैं थोड़ा शाई टाइप का हूं, इसलिए मैनर्स और आदत के चलते
मैं नजर हटा लेता हूँ और फ्रिज वाले एरिया की तरफ चला जाता हूँ। पर सच बोलूं, मैं बीच बीच में उसको दोबारा देख लेता हूँ, बस इतना कि कोई डिसरिस्पेक्ट ना लगे। अब सवाल था, कौन सी आइसक्रीम लूं? मैं फ्रीजर के ग्लास डोर को देखते हुए सोचने लगता हूँ। आजकल फैटी क्रैब्स और आयरन पॉट स्ट्यू काफी पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन अपने सक्सेसफुल वेट लॉस को याद करके और एंड ऑफ द मंथ के टाइट बजट को देखते हुए मैंने फैटी क्रैब्स चूज कर लिया। फिर साइड वाले सेक्शन से एक बॉटल कोल्ड सीआर और क्यूकम्बर फ्लेवर चिप्स का पैकेट उठा लेता हूँ। ये 3 चीजें आज रात का डिनर बनेंगी। अगर मंथ की शुरुआत होती तो मैं और भी चीजें खरीदता, घर में रख लेता और जब चाहे खा लेता, पर अभी एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखना जरूरी है। सीईओ हैंग ने एक बार कहा था, छोटी छोटी चीजों को अपनी लिक्विडिटी पे हावी मत होने दो। तो बिना ज्यादा सोचे मैं काउंटर पर लाइन में लग जाता हूँ। तभी अचानक मुझे एक हल्की सी फ्रेग्रेंस महसूस होती है। नेक्स्ट सेकंड में मुड़ता हूँ और वही स्टनिंग ब्यूटी को शेल्फ्स के बीच से चलते हुए देखता हूँ। वो मुस्कुरा के बोलती है, कैन आई ऐड यू ऑन वीचैट? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी किसी लड़की से अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मांगते हुए नहीं देखा, और आज कोई खुद मांग रही है। वो खुशी से नॉड करती है और कहती है, योर लुक्स एंड पर्सनैलिटी आर माई टाइप, आई वॉन्ट टू नो यू। अगर वो सिर्फ लुक्स की तारीफ करती तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, पर पर्सनैलिटी भी बोले तो हो सकता है ना, शायद मैं उसका टाइप हूं। उस मोमेंट पे मुझे समझ आता है ओवरवेल्म्ड और फ्लैटर्ड होने का मतलब क्या होता है। लेकिन नेक्स्ट सेकंड में अलर्ट हो जाता हूं, कहीं ये कोई एमएलएम स्कीम या हनी ट्रैप तो नहीं। लीगल शोज और क्राइम रिपोर्ट्स देख देख कर आदत हो चुकी है। जब भी कुछ ज्यादा अच्छा हो, डाउट आता ही है। मेरे हेजिटेट करते ही उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। मुझे थोड़ा गिल्टी फील होता है, शायद ये एमएलएम या हनी ट्रैप नहीं है, और वैसे भी सिर्फ वीचैट ही तो ऐड कर रही है। थोड़ा सोचकर मैं बोल देता हूँ, ओके। मैं बॉटल काउंटर पर रखता हूँ और फोन निकालने ही वाला होता हूँ, लेकिन जब दोबारा देखता हूँ वो लड़की ऑलरेडी गायब हो चुकी होती है। बस शेल्फ्स के गैप से उसकी पीठ दिखती है। अरे, अभी तो तुम मेरी पर्सनालिटी की तारीफ कर रही थी, इतनी जल्दी मूड चेंज? तभी बेल बजती है। कन्वीनियंस स्टोर का ऑटोमेटिक डोर खुलता है और ऑफिसर डेंग अंदर आता है। वही ऑफिसर जो शाम को रेजिडेंस परमिट चेक कर रहा था। अब वो कैजुअल ड्रेस में है। वो काउंटर पर जाकर बोलता है, एक कप कॉफी। फिर मेरी तरफ देखता है, तुम बिल पे कर रहे हो? फिर अचानक पहचान जाता है, तुम तो जोजो हो। जोजो मिंगरी। ऑफिसर डेंग, हम शाम को मिले थे। मैं स्माइल करता हूँ। उसी वक्त मैं कॉर्नर ऑफ आईज से देखता हूँ वो लड़की स्टोर से भाग रही है। ऑफिसर डेंग को देखते ही उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। सच में कोई एमएलएम या हनी ट्रैप ही थी क्या? रिग्रेट और सरप्राइज के साथ मैं अपना सामान शॉप असिस्टेंट को देता हूँ। पहले ऑफिसर डेंग की कॉफी दे दो। कॉफी मिलते ही ऑफिसर डेंग बाहर जाने लगता है। फिर रुक कर बोलता है, मैं याद दिलाना भूल गया था, कल्ट अपना टारगेट पाने के लिए हर तरीके यूज करता है, सावधान रहना। मेरा दिमाग हिल जाता है। कहीं वो लड़की कल्ट की मेंबर तो नहीं थी? कहीं मुझे इसलिए टारगेट नहीं किया क्योंकि मैंने असैसिन ड्रिंक पिया था? ये मेथड सच में डेंजरस है, प्योर हनी ट्रैप। मैं तुरंत बोलता हूँ, अभी एक लड़की मुझे वीचैट ऐड करना चाह रही थी। ऑफिसर डेंग सीरियसली पूछता है, वो दिखती कैसी थी? बहुत सुंदर, सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा। वो मुस्कुराता है। काफी विक्टिम्स सिर्फ इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो खुद को अट्रैक्टिव समझने लगते हैं। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तुम बस कॉशियस रहना, स्ट्रेंजर्स से ज्यादा क्लोज मत होना। मैं जोर से नोट करता हूँ, समझा। बिल पे करके मैं स्नैक्स लेकर सोसाइटी गेट की तरफ चला जाता हूँ। रास्ते में बारबेक्यू स्टॉल से गुजरता हूँ। तेज खुशबू नाक में भर जाती है। दिल करता है बैठकर ढेर सारा ऑर्डर कर दूं। तब नजर पड़ती है कुछ गैंगस्टर्स पर, प्लास्टिक स्टूल्स में बैठे हुए, रंग बिरंगे बालों के साथ। पहले होता तो मैं स्पीड बढ़ा लेता, पर अब मैं चाहता हूं इनको असैसिन की पावर का टेस्ट मिले। तभी उनमें से एक मुझे देख लेता है और खड़ा हो जाता है। हाथ में फ्लायर्स लेके मेरी तरफ दौड़ता है। मैं सोचता हूं अब एक्शन होगा, पर वो सामने आकर बोलता है, हेलो, इंटरेस्टेड इन ड्रीम ट्यूशन क्लासेस? ड्रीम ट्यूशन क्लासेस? ये ट्विस्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो मुझे फ्लायर देता है और बोलता है, यहाँ मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, वर्किंग लोग भी स्किल अपग्रेड कर सकते हैं। मैं पूछता हूँ, तुम ट्यूटर हो? हाँ, फॉरेन लैंग्वेज टीचर, नाम डैनी। तभी पीछे से आवाज आती है, डैनी, खाना रेडी है, जल्दी आ। वो मुझे मिडिल फिंगर दिखाकर भाग जाता है। मैं सिर हिलाता हूँ। लाइफ में एक्सपेक्टेशंस ही सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होते हैं। अपने स्नैक्स फ्लायर में लपेटकर अपार्टमेंट बिल्डिंग में एंटर करता हूँ। बिल्डिंग पुरानी है, कई फ्लोर्स अंधेरे में डूबी हुई हैं। फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता हूँ। एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत है। अचानक फोन की लाइट फ्लिकर करती है और धीरे हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड। मॉडर्न डे 9, चैप्टर 1411। जैसे ही ठंडी हवा चलती है, मेरे फोन की फ्लैशलाइट धीरे धीरे डिम हो जाती है। मैं थोड़ा सा काम चाहता हूं और सीधा बोलूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सच कहूं तो असैसिन बनने के बाद चाहे बिल्कुल अंधेरा ही क्यों ना हो, मैं फिर भी आसपास का एनवायरनमेंट क्लियरली देख सकता हूं। मुझे जमीन पर क्या पड़ा है उसकी ज्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन अंधेरे में देख पाना और फिर भी टॉर्च की जरूरत महसूस होना, दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आखिर अंधेरे से कौन नहीं डरता। उस पल मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, बिल्कुल ड्रम की तरह। लगभग उसी वक्त मुझे फील होता है कोई मुझे देख रहा है। ये ठंडी हवा ऐसे लग रही थी जैसे अंधेरे में छुपे किसी मॉन्स्टर की सांस हो। बस में पहले जो हुआ था उसे याद करके मैं प्रिटेंड करता हूं जैसे कुछ भी गलत नहीं है और अपने फोन की तरफ देखता हूं। फोन फिर से गड़बड़ है। पहले भी ऐसा हो चुका है जब अचानक फ्लैशलाइट डिम हो जाती थी। वैसे भी अभी मैं एक चीप फोन यूज कर रहा हूं। एक्सपीरियंस्ड मैं तुरंत ब्लेम फोन पर डाल देता हूं। फोन चेक करके फ्लैशलाइट दोबारा ऑन करता हूं और आगे चलना शुरू करता हूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो ईयरी अजीब हवा अभी भी कॉरिडोर में घूम रही है। लाइट कभी ब्राइट कभी डिम मेरे दिल के अंदर छुपे हुए डर को बाहर खींच लाती है। चलते चलते मैं सीरियसली सोचता हूं, असैसिन के पास गोस्ट्स के अगेंस्ट क्या पावर होती है? आंसर सिंपल है, कुछ भी नहीं। इसीलिए मुझे कोई हीरो बनने का शौक नहीं है, ना ही गोस्ट से ऐसे निपटने का जैसे स्ट्रीट गैंगस्टर्स हों। मैं बस शांति से चलता हूं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। मैं कामली स्टेयर्स चढ़ता हूं और टॉप फ्लोर तक पहुंच जाता हूं। यहां बिल्डिंग की लाइट्स बिल्कुल ठीक काम कर रही होती हैं। येलो लाइट नीचे तक गिर रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। ठंडी हवा रुक जाती है। लाइट का फ्लिकर भी बंद हो जाता है। मैं सेफली 6th फ्लोर पर आ जाता हूं और अपने रेंटेड अपार्टमेंट के डोर के सामने रुकता हूं। लेकिन तब एक थॉट अचानक दिमाग में फ्लैश करता है। यहां सच में कोई गोस्ट है। मुझे जल्दी से ये जगह छोड़ देनी चाहिए। इस थॉट पर मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। कोई भी होता तो यही सोचता। पर फिर मुझे याद आता है, अगर मैं चुपचाप शिफ्ट हो गया तो जटास और उसका बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं जान पाएंगे। वो यहीं रहते रहेंगे। कौन जाने ये चीज उन्हें कब तंग करने लगे। और वैसे भी इस बिल्डिंग में 12 यूनिट्स हैं। मैं सबको कैसे बताऊंगा? और बताऊंगा भी तो कैसे? गोस्ट है यहां, कौन बिलीव करेगा? मैं अपनी की हाथ में पकड़कर कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता हूं। किसी अच्छे डाओइस्ट प्रीस्ट या मंक को बुलाना बेस्ट ऑप्शन होता। पर प्रॉब्लम यह है, मुझे आज तक कोई ऐसा जानता ही नहीं। सच तो यह है, थोड़े दिन पहले तक मुझे खुद भी नहीं पता था कि इस दुनिया में सुपरनैचुरल पावर्स सच में एग्जिस्ट करती हैं। सब कुछ फैंटेसी लगता था। फिर मुझे याद आता है टैरो क्लब। द स्टार जानता है कि मिस्टीरियस कल्ट्स अलग अलग पावर्स देते हैं। इसका मतलब उसे इस फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर होगा। हो सकता है वो किसी ऐसे मास्टर को जानता हो जो गोस्ट बस्टिंग में एक्सपर्ट हो। सोचता हूं, ट्राई करने में क्या जाता है। वर्स्ट केस सिनारियो में पुलिस को एनोनिमस कॉल कर दूंगा। हर डोर पर एक नोटिस लगा दूंगा कि ये जगह हॉन्टेड है। फ्लायर नहीं, बुलेटिन। मैं क्विकली अपने दिमाग में एक प्लान बना लेता हूं। आउटकम जो भी हो, मेरी कोई डिमांड नहीं है। सबसे पहले खुद को सेफ रखना जरूरी है। मैं डोर खोलता हूं, रूम के अंदर जाता हूं और अपने कमरे में वापस आ जाता हूं। थोड़ा सोचने के बाद मैं क्यू पर लॉग इन करता हूं और द स्टार के साथ प्राइवेट चैट ओपन करता हूं। लेकिन फिर याद आता है, द हैंग्ड मैन और द हर्मिट को लगता है कि स्टार साइबर पुलिस का मेंबर हो सकता है। अगर मैं डायरेक्टली बात करूंगा तो वो मेरा आईपी ट्रेस करके मेरी आइडेंटिटी लॉक कर सकता है। टैरो क्लब के दूसरे मेंबर्स की वार्निंग याद आती है। थोड़ी सेटिंग के बाद मैं प्रॉक्सी यूज करता हूं और अपने ऑल्ट अकाउंट द वर्ल्ड से मैसेज भेजता हूं। आर यू देयर? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। स्टार तुरंत रिप्लाई करता है, वो इमोजी यूज मत करो, मुझे डर लगता है। मैं पूछता हूं क्यों? स्टार बोलता है, ये इमोजी रिसेंटली पॉपुलर हुआ है, काफी अजीब है। पिछले हफ्ते एक फैमिली के साथ ट्रेजेडी हुई। सब लोग मोनले पहने हुए थे और अलग अलग जगह पर मर गए। सिर्फ एक लड़की बची जो ट्रॉमा से पागल हो गई। वो सबको कहती रहती है कि उसके पास मत आना। स्टार बोलता है कि उसका शक है जो लोग ये इमोजी यूज करते हैं उन्हें कोई अननोन एग्जिस्टेंस टारगेट करता है। वो मोनले पहन लेते हैं और या तो सुसाइड कर लेते हैं या एक दूसरे को मार देते हैं। मैं रिप्लाई करता हूं, भाई डराओ मत, मुझे समझ नहीं आ रहा बिलीव करूं या नहीं। स्टार हंसकर बोलता है, रिलैक्स, जोक था। इमोजी वाला मोनले और ट्रेजेडी वाला मोनले अलग आई पर है। और वैसे भी हजारों लोग यूज कर रहे हैं, कोई सबको थोड़ी ट्रैक करेगा।
फिर स्टार पूछता है, वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं सीधा बोल देता हूं, मेरा एरिया हॉन्टेड है, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो गोस्ट बस्टिंग में अच्छा हो? स्टार बिना सोचे बोलता है, मैं खुद काफी अच्छा हूं। मेरा दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है, अगर ये हुआ तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। मैं तुरंत टॉपिक चेंज करता हूं और बोलता हूं, अभी के लिए रहने दो, तुम काफी बिजी लगते हो, क्या तुम किसी और को इंट्रोड्यूस कर सकते हो? स्टार रिप्लाई करता है, हाँ, एक लेडी है, मीडियम, फॉरेन टेक्निक्स यूज करती है पर इफेक्टिव है। एक फॉरेन प्रीस्ट भी है, एग्जॉर्सिज्म रिचुअल्स में एक्सपर्ट। मैं बोलता हूं, कोई लोकल डाओइस्ट प्रीस्ट या मंक नहीं? स्टार कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ फॉरेनर्स पता है। मैं पूछता हूं, कौन बेटर है? चीप पूछना चाहता था पर डर लगता है सस्ता हुआ और काम ना हुआ तो? स्टार बोलता है, मैं तुम्हें उस लेडी का क्यू नंबर दे देता हूं, डायरेक्ट ऐड करना। मैं सर्च करता हूं, नाम है स्लीपिंग विद कॉप्सेस। ऐड करने के लिए एक वेरिफिकेशन क्वेश्चन आता है, हाउ ओल्ड आर यू? मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। स्क्रीनशॉट स्टार को भेजता हूं। स्टार बोलता है, बस लिख दो अडल्ट। वो अंडर एज क्लाइंट से डील नहीं करती। मैं वेरिफिकेशन भर देता हूं, अडल्ट, पर वो ऑनलाइन नहीं लगती। कुछ मिनट्स तक ऐड भी नहीं होती। स्टार को थैंक यू बोलकर स्नैक्स खाता हूं और खुद को काम करता हूं। फिर बाथरूम जाता हूं सोने की प्रेपरेशन के लिए। लेडी अभी तक ऐड नहीं हुई। मैं बाथरूम लाइट ऑन करता हूं, टैप खोलता हूं और टॉवल के लिए हाथ बढ़ाता हूं। तभी मिरर में एक फिगर दिखती है, ब्लर्ड। लगता है उसने छोटी सी हैट पहनी हुई है। ब्लैक ड्रेस में एक वुमन। ये मेरा रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। और ये जटास भी नहीं है, वो घर पर पजामेज पहनती हैं। मेरा दिमाग लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है। मैं पीछे हट जाता हूं। तब मिरर से काम इथेरियल आवाज आती है, डरो मत, किसी ने मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हायर किया है। मैं रिफ्लेक्स में पूछता हूं, कौन? मिरर वाली फिगर शांति से जवाब देती है, शर्लॉक मोरियार्टी नाम का एक डिटेक्टिव। यहां चैप्टर खत्म होता है और ऑनेस्टली भाई, यहीं से मिस्ट्री और हैवी होने वाली है। चैप्टर 1412 मॉडर्न डे 10। शर्लॉक मोरियार्टी सुनने में एकदम फॉरेनर टाइप लगता है। मोरियार्टी होम्स के केस में प्रोफेसर लगता है और शर्लॉक तो ऑब्वियसली शर्लॉक होम्स का फर्स्ट नेम है। तो ये डिटेक्टिव क्लियरली एक फेक नेम यूज कर रहा है, राइट? बिल्कुल वैसा ही फील देता है जैसे गेम अवतार बनाते वक्त रैंडम कूल नेम सोचा हो सकता है वो फॉरेनर भी ना हो। शीशे के अंदर जो घोस्ट है उसको देखते हुए और थोड़ा सोचने के बाद मैंने पूछा, हु इज ही? और वो मेरी प्रोटेक्शन क्यों करवाना चाहता है? इस वक्त सामने वाले की प्रॉपर कम्युनिकेशन एबिलिटी के कारण मेरा फियर काफी कम हो चुका था। मैं ऑलरेडी असैसिन बन चुका हूं। इस दुनिया में गोस्ट्स का एग्जिस्ट करना कोई इतनी अबनॉर्मल बात तो नहीं लगती। जो चीज कॉमन सेंस के अगेंस्ट हो उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं होता, स्पेशली जब पहले ही बस में कुछ अजीब फील हो चुका हो। मिरर के अंदर ब्लैक ड्रेस और क्यूट बॉनेट पहने हुई ब्लरी फीमेल घोस्ट बिल्कुल फ्लैट टोन में बोली, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने ये नहीं बताया कि शर्लॉक मोरियार्टी कौन है और ना ही ये कि वो मेरी प्रोटेक्शन क्यों कर रहा है। ये क्लियरली कोई सीक्रेट लग रहा था। ऐसा क्या है जो बताया नहीं जा सकता? मेरे दिमाग में काफी थॉट्स फ्लैश हुए। फिर अचानक एक पॉसिबिलिटी याद आई और मैंने बोल दिया, वो कल्ट मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। शर्लॉक मोरियार्टी उनका स्वॉन एनिमी है। ये थ्योरी बिल्कुल फिट बैठती है, वरना बिना रीजन कोई क्यों एक फीमेल घोस्ट को मेरी प्रोटेक्शन के लिए भेजेगा? पुलिस तो लोगों की ऐसे सर्विस नहीं करती। मिरर में फीमेल घोस्ट थोड़ी देर, लगभग 2 सेकंड साइलेंट रही, फिर धीरे से हेड नॉड किया। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो। उस मोमेंट मुझे लगा जैसे उसकी आंखों में कोई सटल चेंज आया हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि एग्जैक्टली कौन सी इमोशन थी। नॉर्मली बिना ट्रेनिंग के लोग अपनी इमोशंस आंखों में लीक कर देते हैं, पर मेरे सामने जो एंटिटी थी वो एक घोस्ट थी और ऊपर से वो ऑलरेडी ब्लरी थी और जैसे उस पर मोजाइक लगा हो। उसकी इमोशंस भी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट लग रही थी, जैसे वो इमोशनलेस हो। थोड़ा सोचकर मैंने पूछा, मेरे आसपास कौन कल्ट से बिलोंग करता है? ब्लैक ड्रेस वाली फीमेल घोस्ट ने माउथ ओपन किया। दे। जैसे जैसे उसकी आवाज वीक हुई वैसे वैसे वो और भी हॉलो लगने लगी। अगले ही मोमेंट मिरर सरफेस पर ओल्ड टीवी जैसा स्टैटिक नॉइज आ गया। रिसेप्शन डिस्टर्ब हो गया और उसके बीच ही फीमेल घोस्ट गायब हो गई। ये क्या था? अब मुझे घोस्ट से डर नहीं लग रहा था। फिर वो अचानक डिसअपियर क्यों हो गई? क्या कुछ और हो गया? मैं अलर्ट हो गया और चारों तरफ देखा। सब नॉर्मल था,
जब पीछे देखा, मिरर वापस नॉर्मल हो चुका था और उसमें मेरा खुद का शॉक्ड ब्लैंक फेस रिफ्लेक्ट हो रहा था। टपक। नल से पानी अभी भी बह रहा था। अनकॉन्शियसली मैंने गीला टॉवल उठाया और फेस वॉश किया। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई अब नॉर्मल फीलिंग भी नहीं आई। हाँ, चाहे कुछ भी हो, मुझे अभी भी दांत ब्रश करने हैं। मैं खुद को काम करता हूं। जब चीजें ऑलरेडी इस पॉइंट तक आ चुकी हैं, तो अब टेंशन लेने का क्या फायदा। ब्रश करने के बाद मैं अपने रूम में वापस आता हूं। रूम में एंटर करते ही एक इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग आती है। मेरी नजर सीधा मेरे सेल फोन पर पड़ती है, जो कंप्यूटर टेबल पर रखा है। ऐसा लगता है जैसे सारी अबनॉर्मैलिटीज का सोर्स वहीं हो। एक इंस्टिंक्ट आता है, फोन को विंडो से बाहर फेंक दूं ताकि वो मुझसे दूर हो जाए। पर वो फोन महंगा है, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ रिप्लेस किए हुए। मुझे नहीं पता उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। मैं एक असैसिन हूं और एक फीमेल घोस्ट मेरी प्रोटेक्शन कर रही है। डरने जैसा क्या है। मैं खुद को कन्विंस करता हूं, आगे जाता हूं, फोन उठाता हूं और फिंगरप्रिंट अनलॉक करता हूं। स्क्रीन अनलॉक होते ही सबसे पहले एक मैसेज दिखता है, स्लीपिंग विद कॉर्प्सेस हैज एडेड यू। नेक्स्ट सेकंड मेरा फोन अचानक पिच ब्लैक हो जाता है और रूम की सारी लाइट जैसे उस ब्लैक होल में खींची जाने लगती है। सब कुछ घोर अंधेरे में डूब जाता है। मैं रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही बेहोश हो जाता हूं। फोन की स्क्रीन में एक रिपलिंग लाइट आती है और एक ट्रांसलूसेंट फेस उभर कर आता है, जिसमें ना आईज है, ना नोज, ना माउथ। तुम्हारे रूम में एक घोस्ट है। फेस का माउथ ओपन क्लोज होता है और एक लंबी चमकदार लाल जीभ बाहर निकलती है। जीभ के टिप पर 5 पतली उंगलियां होती हैं और दोनों साइड्स पर अनइवन शार्प टीथ की रोज लगी होती हैं। तुम्हें यह नहीं बताना तुम उनमें से एक नहीं हो। मैं ऑलमोस्ट बोलने वाला था, पर खुद को रोक लिया। अभी जो मैसेज पढ़ा था उसे याद करते हुए थोड़ी कांपती आवाज में पूछता हूं, मैम, इम्प्रेसिव। वो ट्रूली साइकिक है और घोस्ट्स को कंट्रोल कर सकती है। हाँ, मैंने पहले ही मैसेंजर के थ्रू कुछ इनिशियल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। वो घोस्ट आज रात तुम्हें हार्म नहीं करेगा और तुम्हें ड्राई करने का मौका नहीं मिलेगा। फेस थोड़ा हिलता है। मैं कल सुबह पर्सनली आकर डील करूंगी, एड्रेस भेज दो। कल सुबह मुझे काम पर जाना है। मैं डिलेमा में पड़ जाता हूं। सीईओ हैंग ने मुझे एयरपोर्ट पर वीआईपी रिसीव करने को बोला है। अगर मैं उन्हें स्टैंड अप कर दिया तो मेरी जॉब गई। जॉब? मैडम डी पूछती हैं, तुम्हारा बॉस हैंडसम है? वो लड़का है, मैं ऑनेस्टली बोलता हूं। तुम्हें मर्द पसंद है? इम्पॉसिबल। मैं तुरंत डिनाई करता हूं, थोड़ा एम्बैरेस्ड, थोड़ा हेल्पलेस। तो फिर घोस्ट से घिरे होने के बावजूद तुम काम के मूड में क्यों हो? या फिर कोई फीमेल कॉलीग है जिसे तुम क्रश करते हो, एक दिन भी मिस नहीं कर सकते? मैडम डी टीज करती हैं, क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम गरीब हो? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी केयर कौन करेगा? मुझे थोड़ा बुरा लगता है। ये लॉजिक से भरी हुई बात नहीं है। हाँ, मेरे पास थोड़ी सेविंग्स है, पर ज्यादा नहीं, और एग्जॉसिज्म का पैसा भी देना है। और ऑनेस्टली मैं काम पर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि फीमेल घोस्ट ने कोई हॉस्टिलिटी शो नहीं की। मैडम डी फिर पूछती हैं, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है? मैं स्ट्रेट आंसर देता हूं, तुम दिखते कैसे हो? एवरेज। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। हाइट 1.7 मीटर से थोड़ी ज्यादा, बिल्ड नॉर्मल। कितना बड़ा? हाँ, तुम्हारी वो थिंग कितनी बड़ी है? अरे ये तो, मैं तुम्हें कुछ पार्ट टाइम का ऑप्शन दे सकती हूँ। उधर रिच आइडल मैच्योर विमेन होती हैं, वो यंग मैन को बहुत वैल्यू करती हैं। म्यूचुअल बेनिफिट और सपोर्ट के साथ फ्रेंडशिप। इंटरेस्टेड? अब मुझे समझ आ गया ये किस बारे में बात कर रही हैं। आंटी, क्या मैं इतना गिर गया हूं? जब तक तुम समझ रहे हो। ट्रांसलूसेंट स्कैरी फेस एक सस्पिशियस लाफ छोड़ता है। मैं ये नहीं करूंगा। मैं बिना हेजिटेट बोलता हूं, मेरी अपनी डिग्निटी है। मैडम टॉपिक इग्नोर करके बोलती हैं, तो फिर कल वर्क से कब ऑफ लोगे? 9 PM। ओवर टाइम का भी पॉसिबिलिटी इंक्लूड करता हूं। ठीक है, एड्रेस भेजो। टाइम आने पर मैं क्यू पर कांटेक्ट करूंगी। ट्रांसलूसेंट फेस एक यौन लेता है। इस औरत की एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस मेरे नॉलेज के लिमिट से बाहर है, इसलिए अब मुझे उसकी एबिलिटीज पर कोई डाउट नहीं। मैं तुरंत एड्रेस भेज देता हूं और पूछता हूं, कॉस्ट कितनी होगी? बेस कॉस्ट 20,000 युआन। डिफिकल्टी के हिसाब से बढ़ सकती है। अगर अफोर्ड ना कर पाओ, पार्ट टाइम कंसिडर कर सकते हो। मैडम डी काफी डायरेक्ट है। मुझे अपनी सेविंग्स याद आती हैं। दिल में दर्द उठता है। मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 50,000 युआन। सिर्फ 50,000? मैं स्टन्ड हो जाता हूं। उससे ज्यादा हुआ तो मैं मिशन ड्रॉप कर दूंगी। पैसा इंपॉर्टेंट है, पर जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं खुद को बैंक्रप्सी के एज पर इमेजिन करता हूं। बाय द वे, मैडम बोलती है, मैं तुम्हें एक डॉक्यूमेंट भेजूंगी, डाउनलोड करके पढ़ लेना, घोस्ट से कैसे डील करते हैं। ट्रांसलूसेंट फेस धीरे धीरे फोन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। फिर मैं देखता हूं, स्लीपिंग विद कॉर्प्सेस ने मुझे एक टॉरेंट सीड भेजा है। ओपन करता हूं तो उसमें कुछ वीडियोस हैं। साइज काफी बड़ा है। नेम्स 1, 2, 3।
सिचुएशन सीरियस है, इसलिए बिना सोचे कंप्यूटर ऑन करता हूं और डाउनलोड स्टार्ट करता हूं। डाउनलोड के टाइम गेम खेलता हूं। थोड़ी देर बाद डाउनलोड कंप्लीट। मैं वीडियो 1 ओपन करता हूं। कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर टाइटल आता है, अ चाइनीज घोस्ट स्टोरी। और तब विंडो के ग्लास पर एक ब्लर्ड फीमेल घोस्ट अपीयर होती है। लॉन्ग ब्लैक ड्रेस में वो एक हाथ से अपना चीक सपोर्ट करती है और साइलेंटली कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही होती है। चैप्टर 1413 मॉडर्न डे 11। मैडम डी के अंदर एक्चुअली सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये एक अच्छी बात है कि मेरी ब्रॉडबैंड कंपनी डेटा यूसेज के हिसाब से चार्ज नहीं करती। मैंने अपने लिप्स के कॉर्नर पर आई ट्विच को कंट्रोल किया और विंडो के बाहर देखने के लिए मुड़ गया। वो फिर आ गई है, एक फीमेल गोस्ट जो ए चाइनीज गोस्ट स्टोरी देख रही है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो कोई मैलिस शो नहीं करती और क्लियरली कल्ट प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट करती है। मेरे पास गोस्ट से बचने की कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है और असैसिन्स भी ऐसे कामों के लिए नहीं बने होते। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं पूछता हूं, क्या आप देखना कंटिन्यू करना चाहती हो? मैं ये मूवी बहुत पहले देख चुकी हूं, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बोलता हूं, और वैसे भी मुझे कल वीआईपी लेने एयरपोर्ट जाना है। मैं पूरी रात नहीं जाग सकता। अगर लेट हुआ या कुछ गड़बड़ हुई तो सैलरी कट होगी या शायद जॉब भी चली जाए। लकीली मैंने ना कोई होम लोन लिया है ना क्रेडिट पर चीजें खरीदी हैं। कोई क्रेडिट कार्ड बिल, कोई आईओयू प्रेशर नहीं है, वरना तो मैं मैडम डी को अभी रिजेक्ट करके किसी सस्ते बंदे को ढूंढ लेता। ग्लास विंडो पर फीमेल गोस्ट अपना हेड घुमाती है और मुझे देखती है। क्या इससे तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होगी? बस हेडफोन्स पहन लो, लाइट की टेंशन मत लो, मैं कामली जवाब देता हूं। फीमेल गोस्ट हेड नॉड करती है और अचानक विंडो से गायब हो जाती है। अगला मोमेंट उसका फिगर स्क्रीन के अंदर मूवी सीन के साथ मर्ज होता हुआ दिखता है। उसी वक्त कंप्यूटर स्पीकर्स म्यूट हो जाते हैं और स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो जाती है। इंप्रेसिव, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल गोस्ट। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है गोस्ट्स का डर धीरे धीरे कम हो रहा है। जब मैं छोटा था तो हॉरर मूवीज से बहुत डरता था। फिर भी डर और एक्साइटमेंट दोनों के साथ मैं उन्हें चुपचाप देखने से खुद को रोक नहीं पाता था। मैं उठता हूं, रूम की लाइट बंद करता हूं, बेड पर चढ़ता हूं और ब्लैंकेट को अपनी चेस्ट तक खींच लेता हूं। सोने की प्रिपरेशन में मैं आंखें बंद करता हूं। कहीं ना कहीं लगता है जैसे मैं कुछ भूल गया हूं। 1 मिनट बाद मैं अचानक आंखें खोल देता हूं। मैंने मुंह खोला और बोला, गुड नाइट। सोशलिज्म का सक्सेसर होने के नाते मुझे फीमेल गोस्ट्स के सामने भी पोलाइट रहना चाहिए। कुछ सेकंड्स बाद एक इथीरियल वॉइस मेरे कानों में गूंजती है, गुड नाइट। इससे मुझे काफी कंफर्ट मिलता है। थोड़ी ही देर में मैं डीप स्लीप में चला जाता हूं। जब मैं उठता हूं तो स्काई ऑलरेडी ब्राइट होता है। सनलाइट कर्टन्स के थ्रू सीधा मेरे बेड पर पड़ रही होती है। हैबिट के कारण मैं कुछ मिनट्स बेड पर ही लेटा रहता हूं और धीरे धीरे होश में आता हूं। मैं आराम से बैठता हूं। इंस्टिंक्टिवली हेड घुमाने पर देखता हूं मॉनिटर स्क्रीन बंद है, लेकिन कंप्यूटर शटडाउन नहीं हुआ। उस पर अभी भी रेड लाइट ग्लो कर रही है। क्या वो देखकर चली गई? रात की मेमोरीज मुझे धीरे धीरे याद आने लगती हैं, जैसे कोई क्लियर सपना देखा हो। मैं हेड शेक करता हूं और टाइम देखने के लिए फोन उठाता हूं। मैं तुरंत बाथरूम की तरफ भागता हूं। ऑलमोस्ट लेट हो गया हूं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सीईओ हैंग मेरी खाल उतार देगा। वो सिर्फ प्रिटी गर्ल्स के साथ ही अच्छा बिहेव करता है। इस वक्त मेरे दिमाग में ना कोई असैसिन है, ना कल्ट, ना फीमेल गोस्ट, ना मीडियम। इंसान के लिए जिंदा रहना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा। 5 मिनट के अंदर मैं वॉश और क्लोथ्स चेंज कंप्लीट करता हूं और नीचे भागता हूं। यहां पर मुझे अपने दोनों रूममेट्स को थैंक यू कहना पड़ेगा। वो हमेशा लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं, इसलिए जब मुझे बाथरूम चाहिए होता है तब क्लैश नहीं होता। मेरे काम पर जाने में डिले नहीं होता। पोंग डैंग ने पहले बताया था कि जिस बंदे के साथ वो दूसरे शहर में अपार्टमेंट शेयर करता था वो सुबह घंटों तक नहाता रहता था। उसको या तो बहुत जल्दी उठना पड़ता था या ऑफिस में टूथब्रश और टॉवल लेकर जाना पड़ता था। स्टेयर्स पर पहुंचते ही मुझे अचानक रिग्रेट होता है। मैं एक असैसिन हूं, मैं सीधा 6th फ्लोर से जंप कर सकता हूं। कितना टाइम बच जाता। लेकिन इस वक्त नीचे काफी पेडेस्ट्रियंस होंगे। अगर मैंने विंडो से जंप किया तो लोग पुलिस बुला लेंगे और उससे और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। बिना ज्यादा सोचे मैं एक बार में 10 से ज्यादा स्टेयर्स लीप करता हूं।
और जल्दी ग्राउंड फ्लोर पहुंच जाता हूं। इस प्रोसेस में भी मेरे पास टाइम होता है फोन अनलॉक करने का और एयरपोर्ट के लिए राइड बुक करने का। बिजनेस पर्पस है, इसलिए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस क्लेम हो जाएगा। मेरी लक बुरी नहीं है, बहुत जल्दी कोई मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और ड्राइवर पास ही होता है। कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते ही एक व्हाइट राइड शेयरिंग कार 1 मिनट के अंदर मेरे सामने रुक जाती है। परफेक्ट। मैं रिलीफ की सांस लेता हूं, डोर खोलता हूं और अंदर बैठता हूं। एयरपोर्ट। ओके। ड्राइवर मास्क पहने होता है और बातचीत का शौकीन नहीं लगता। मुझे यही पसंद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे हेयर कट के टाइम साइलेंस पसंद है। मैं फिर से फोन चेक करता हूं, कंफर्म करने के बाद कि ट्रैफिक जैम हुआ तब भी टाइम पर पहुंच जाऊंगा। मैं ड्राइवर से कंफर्म करता हूं कि हम एयरपोर्ट रूट पर ही हैं। ये ड्राइवर हमारी कंपनी का नहीं है, वो उस लोकल ब्रांच का है जो फॉरेन वीआईपीज को हैंडल करती है। मतलब मिस्टर ज़ारातुस्त्रा को पिक करना टेक्निकली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उनका अपना स्टाफ ही काफी होता। फिर भी सीईओ हैंग ने अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए मुझे भेजा है। सब ठीक कंफर्म होने के बाद मैं कैजुअली फोन यूज करने लगता हूं। इसी बीच मुझे एक जोक पोस्ट दिखता है। जिस बंदे को मैं देख रही हूं वो अचानक मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। कल वो जिद कर रहा था कि मेरे घर आकर मूवी देखें। मुझे काम के लिए जल्दी उठना था तो मैंने उसे बेड के पास बैठकर अकेले देखने को कहा। मैं इस बंदे का मजाक उड़ाता हूं और रिप्लाईज चेक करता हूं। लगभग 1 घंटे बाद कार एयरपोर्ट पहुंच जाती है। लकीली मैं अभी भी अर्ली हूं। मैं रिलीफ फील करता हूं और ड्राइवर को 5 स्टार रेटिंग देता हूं। फिर फ्लाइट स्केड्यूल ओपन करता हूं और अराइवल टाइम कंफर्म करता हूं। इंजन मैल फंक्शन के कारण फ्लाइट NH6567 ऑल्टरनेट एयरपोर्ट निंगबे एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। होली श! ये सीरियसली? मैं तुरंत दूसरे साइड के ड्राइवर को कॉल करता हूं। फ्लाइट में प्रॉब्लम आ गई है, निंगबे रीडायरेक्ट हो गई है। मैं अभी मिस्टर ज़ारातुस्त्रा को कॉल करके कंफर्म करूंगा। वो डोमेस्टिक ट्रांसफर लेंगे, हाई स्पीड रेल से आएंगे या कल का वेट करेंगे। ड्राइवर काफी कामली बोलता है। ठीक है, आप कहां हैं? मैं पहले आकर आपसे मिल लेता हूं। मुझे यह सोचकर ही हेडेक हो रहा है कि मुझे शायद और कुछ घंटे एयरपोर्ट में रुकना पड़ेगा। पार्किंग लोकेशन पूछकर मैं उधर वॉक करता हूं और ड्राइवर को ढूंढता हूं। ड्राइवर एक फॉरेनर है, ब्लैक हेयर, ब्लू आईज, मस्टैश ज्यादा थिक नहीं है और ओवरऑल काफी हैंडसम लगता है। हेलो, मैं आपको कैसे एड्रेस करूं? मैं पोलाइट टोन में पूछता हूं। पहले ओल्ड एआई ने सिर्फ एक नंबर और चाइनीज नाम दिया था, अब मैं उसे उसके रियल नेम से बुलाना चाहता हूं। ड्राइवर हेड नॉड करता है। मिस्टर ज़ारातुस्त्रा ने ऑलरेडी एक टिकट खरीद ली है जो 1 घंटे में डिपार्ट होगी। वो बहुत जल्दी यहां आ जाएंगे। प्लीज सीईओ हैंग को अपडेट दे दीजिए। ओके। मैं अपनी इंटरनल ग्रोन को सप्रेस करता हूं। मतलब मुझे दोपहर तक एयरपोर्ट में रहना पड़ेगा। ड्राइवर बोलता है, मेरा नाम रीगो है, मैं एमआर कंपनी का स्टाफ मेंबर हूं। आपकी चाइनीज बहुत अच्छी है। मैं कैजुअली कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करता हूं। आप किस कंट्री से हैं? फ्रांस। रीगो स्माइल करते हुए जवाब देता है। मॉडर्न डे चैप्टर 1414 पार्ट 12। फ्रांस ग्रेट है। मेरा प्लान था उनके कंट्री की पोलाइटली तारीफ करने का, लेकिन शायद मेरी आदत है थोड़ा चिढ़ाने की, इसलिए मैं ऑलमोस्ट बोल ही देता, ग्रेट एट सरेंडरिंग। खांसी। मैं एक ड्राई कफ करता हूं और चुप हो जाता हूं ताकि कहीं उससे चाइनीज स्टाइल ह्यूमर अनएक्सेप्टेबल ना लग जाए। थोड़ी देर बात करने के बाद मैं एयरपोर्ट की तरफ इशारा करता हूं। मिस्टर ज़ाराथुस्त्रा को आने में अभी कुछ घंटे लगेंगे, क्या हम अंदर जाके कुछ पी लें? वाइन? रीगो मेरी तरफ देखता है। नहीं, मेरा मतलब कॉफी, टी, कोला वगैरह। ड्रिंक करके ड्राइव मत करो। सच बोलूं तो मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है कि उसकी फर्स्ट रिएक्शन वाइन थी। तुम एक प्रोफेशनल ड्राइवर हो, थोड़े ज्यादा इम्पेशेंट नहीं हो? फॉरेन रीगो क्लियरली मेरा जोक समझ नहीं पाता। कुछ सेकंड सोचने के बाद बोलता है, सॉरी, मैं आज बहुत जल्दी उठा था, अभी भी थोड़ी नींद आ रही है, मैं कार में थोड़ी देर सो जाऊंगा। ओके। मैं चुपचाप रिलीफ की सांस लेता हूं। वैसे मैं सोशल इंटरेक्शन के खिलाफ नहीं हूं और पार्टनर कंपनी के लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस रखना भी चाहता हूं, लेकिन फिर भी किसी अननोन इंसान के साथ कुछ घंटे बिताने का आइडिया मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। चाहे सामने वाला कितना भी गुड लुकिंग हो, फीलिंग सेम ही रहती है। हाँ, मेरे लिए तो ऐसा ही है। शायद उसके भी सेम थॉट्स हों, इसलिए उसने कार में सोने का ऑप्शन चूज किया। पार्किंग एरिया से एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए मुझे एक रैंडम एम्प्टी सीट मिल जाती है और मैं बैठ जाता हूं।
वाइन वाली बात भूल जाता हूं और प्रैक्टिकल चीजों के बारे में सोचने लगता हूं। इस सब में पैसे लगते हैं। सीईओ हैंक को मैं जानता हूं, वो काफी जेनरस हैं, लेकिन फिर भी एक बिग बॉस होने के नाते वो सिर्फ एक एम्प्लॉय के छोटे एक्सपेंसेस पे ध्यान नहीं देंगे। ऐसे छोटे मोटे मैटर्स यूजुअली फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करता है। एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है। अगर मैं एयरपोर्ट पर लंच तक रुकता तो लंच का एक्सपेंस क्लेम हो जाता, लेकिन कॉफी, कोला, टी का पैसा मुझे खुद देना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं। ऑफ कोर्स, अगर मैं कॉमरेड रीगो को अपने साथ खाने पे ले जा सकता तो ये क्लाइंट एंटरटेनमेंट के नाम पे क्लेम हो सकता था। इसी वजह से जब मैंने उसे पहले इनवाइट किया था तो मैं काफी सिंसियर था। कम से कम आधा सच तो था ही। कुछ देर बैठकर फोन यूज करने के बाद मुझे अचानक एक सीरियस प्रॉब्लम रियलाइज होती है। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आज सुबह जल्दी निकल गया था। जैसे ही पेट से आवाज आती है और मुझे भूख प्यास लगती है, मैं डिसाइड करता हूं कुछ खाने के लिए ढूंढने का। एयरपोर्ट का खाना महंगा होता है। क्या केएफसी या मैकडॉनल्ड्स ढूंढूं या फिर कोई रैंडम ब्रेड ले लूं? मैं खड़ा होता हूं और लॉबी की तरफ चलता हूं। जब मुझे एक शॉप दिखती है जो लोकल फूड सेल कर रही लगती है, मैं अंदर चला जाता हूं और अफोर्डेबल फूड ढूंढने लगता हूं। जैसे ही मैं फ्रोजन फूड सेक्शन के पास पहुंचता हूं, मेरा फोन रिंग करता है। हेलो मिस्टर रीगो, क्या बात है? कॉलर आईडी देखता हूं। रीगो की आवाज दूसरी तरफ से आती है। निंगबे में स्टॉर्म आ रहा है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। मिस्टर ज़ाराथोस्त्रा हाई स्पीड रेलवे से आएंगे। ये बंदा भी कितना अनलकी है, पर मेरे लिए ये अच्छा है। मैं डायरेक्टली वापस जा सकता हूं। ना लंच तक वेट करना, ना रेलवे स्टेशन जाना। ओके, मैं फर्मली एक्सेप्ट करता हूं। तो फिर वापस चलते हैं। हाँ, कल फिर आएंगे, रीगो तुरंत बोलता है। पार्किंग लॉट आ जाओ, मैं तुम्हें वापस ड्रॉप कर देता हूं। वैसे भी मैं सिटी ही जा रहा हूं। श्योर, मैं स्माइल के साथ रिप्लाई करता हूं। ये ऐसा नहीं है कि मैं पैसे बचाने के चक्कर में ग्रीडी हूं। वैसे भी रिटर्न ट्रिप का ट्रैवल एक्सपेंस में क्लेम कर सकता हूं। और ऑनेस्टली, पार्टनर कंपनी के स्टाफ के साथ अच्छे रिलेशंस रखने में कोई बुराई नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डर मिले या ना मिले, फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एक और ऑप्शन बन जाता है। बस एक प्रॉब्लम है, बाद में उसके साथ कैसे बिहेव करूं। दो स्ट्रेंजर्स जब ज्यादा देर साथ होते हैं तो काफी ऑकवर्ड हो जाता है। बस काम की बात करेंगे, मैं खुद को समझाता हूं। वैसे भी 1 घंटा ही तो है। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूं और रीगो और उसकी मर्सिडीज को ढूंढता हूं। कार में बैठता हूं और सीट बेल्ट लगा लेता हूं। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही रीगो अपना सर घुमाता है और मुझे एक नजर देखता है। टाइट बैठना। हाँ, मैं 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता हूं। नेक्स्ट सेकंड कार स्टार्ट होती है और स्पीड पकड़ती है। ये अभी भी पार्किंग लॉट है। तुम बहुत तेज चला रहे हो। कई शार्प टर्न्स के बाद कार स्लो होती है और पार्किंग एग्जिट से बाहर निकल जाती है। फिर मर्सिडीज लिटरली उड़ने लगती है। लेफ्ट राइट हर छोटी गैप पकड़ लेता है। स्पीड लिमिट के बिल्कुल एज पर, और रुकने का कोई साइन नहीं। कई बार मुझे लगा एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन रीगो के कंट्रोल में कार हर बार डेंजर से बच जाती है। क्या तुम बहुत तेज चला रहे हो? मैं होश संभालते हुए थूक निगलते हुए पूछता हूं। चिंता मत करो, मैं पहले रेसर था। पर ये सिटी रोड है, रेस ट्रैक नहीं, मैं पैनिक में बोल उठता हूं। उसके बाद मैं एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता। डर लगता है कहीं रीगो का फोकस टूट गया तो गार्ड रेल या किसी इनोसेंट को हिट न कर दे। इसी वक्त मुझे याद आता है, मैं एक असैसिन हूं। मैं डिसाइड करता हूं कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो या तो मैं कार से कूद जाऊंगा या फिर फोर्सफुली रीगो को कंट्रोल करके गाड़ी रोक दूंगा। 40 मिनट्स बाद ये रेसिंग कार रुकती है उस बिल्डिंग के बाहर जहां मेरी कंपनी है। थैंक यू। सीट बेल्ट खोलते हुए मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया है। अगर असैसिन की एबिलिटीज और मेरा एक्सीलेंट बैलेंस नहीं होता तो मैं अभी गुस्से से भरा हुआ और पूरे ग्राउंड में उल्टी कर रहा होता। You're वेलकम, कल मिलते हैं। रीगो स्माइल के साथ हाथ हिलाता है। मैं गहरी सांस लेता हूं और इस रेसर को अलविदा कहता हूं। बिल्डिंग में एंटर करते हुए मैं अनकॉन्शियस वे में उस जगह देखता हूं जहां वेंडिंग मशीन हुआ करती थी। वहां कुछ भी नहीं है। लकीली मैं ऊपर की तरफ चलता हूं और एलिवेटर का बटन प्रेस करता हूं। वेट करते हुए मैं अपना सर नीचे करता हूं और कपड़े सीधे करता हूं। तभी अचानक लेदर शूज पहने हुए लंबी टांगे मेरी तरफ चलकर आती है। टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट और भी मिस्ट्री लाएगा। मॉडर्न डे चैप्टर 14-15 पार्ट 13। मैं अनकॉन्शियस वे में अपना सर उठाता हूं और साइड में देखता हूं, और तुरंत ही मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि सामने वाली कोई स्टनिंग ब्यूटी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सीईओ होंग की बेटी है
मिस बर्नी होंग। इस लड़की की आईब्रोज बिल्कुल स्ट्रेट है, नाक शार्प और ऊंची है, और उसने ब्लू कलर के कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हैं। उसके थोड़े कर्ली बाल जो चेस्टनट कलर में डाइड लगते हैं, उसकी ब्यूटी को ऑलमोस्ट फॉरेनर लेवल बना देते हैं। सच बोलूं तो देखते ही बनता है। उसे देखकर मैं रिफ्लेक्स में ही ग्रीटिंग देने के लिए मुंह खोल देता हूं। मिस हैंग? नहीं, इसमें थोड़ा नेगेटिव टोन आ सकता है। माय लेडी मिस हैंग? ये तो ज्यादा ही ड्रामेटिक हो गया, बिल्कुल ब्रेनलेस आइडल ड्रामा जैसा। मैडम होंग? नहीं, ये क्लियरली एक यंग लड़की के लिए सूट नहीं करता, वो गुस्सा हो जाएगी। टीचर हैंग? ये भी गलत है, वो अभी स्टूडेंट ही तो है। मेरे दिमाग में ये सब थॉट्स घूम ही रहे होते हैं, तब तक यंग लेडी मिस बर्नी हैंग मेरी तरफ देखकर हल्का सा नॉट करती है। हेलो हेलो। मैं भी रिस्पेक्ट के साथ रिप्लाई करता हूं। क्या मेरे डैड ऑफिस में है? मिस हैंग सॉफ्टली पूछती हैं। सॉरी, मुझे नहीं पता, मैं ऑनेस्टली जवाब देता हूं। मैं अभी बाहर के काम से लौटा हूं, अभी ऑफिस में गया ही नहीं। मिस हैंग हल्का सा सर हिलाती है और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि हम जिस एलिवेटर का वेट कर रहे थे वो ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका होता है। जैसे जैसे एलिवेटर ऊपर जाता है, मैं ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने के लिए कोई टॉपिक सोचने की कोशिश करता हूं, लेकिन रैंडम स्मॉल टॉक शुरू करने की हिम्मत नहीं होती। सीईओ होंग अपनी बेटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया और उसे हर्ट हो गया तो आज ही मेरी जॉब जा सकती है। जो? इसी वक्त मिस हैंग मेरी तरफ देखती है और थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलती है, जैसे मेरा नाम याद करने की कोशिश कर रही हो। जो मिंगरुई। मैं तुरंत अपना नाम बता देता हूं। वैसे मिस हैंग अक्सर अपनी मॉम के साथ ऑफिस आती रहती हैं, सीईओ होंग को चेक करने के लिए, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को नहीं जानती होंगी। बस सरनेम की हल्की सी याद रह जाना, इसका मतलब है उसकी मेमोरी काफी शार्प है। मिस्टर जो, मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए, मिस हैंग पोलाइटली कहती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं, जब तक मैं कर सकता हूं। सच कहूं तो अगर मिस हैंग खुश हो गई, प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट ज्यादा दूर नहीं होंगे। बात करते करते हम एलिवेटर से बाहर निकलते हैं और कंपनी के अंदर एंटर करते हैं। मेरे लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करने में हेल्प कीजिए, कहते हुए बर्नी हैंग अपने लेदर शूज में आगे बढ़ती हैं। ट्रांसलेट? मैं तुरंत पूछता हूं, कौन सी लैंग्वेज? कर्सिव स्क्रिप्ट, मिस हैंग कामली जवाब देती है। कर्सिव स्क्रिप्ट? मैंने तो ये कभी सीखी ही नहीं। मैं अभी जवाब देने ही वाला होता हूं कि मिस हैंग अचानक अपनी स्पीड बढ़ा देती हैं। हम ऑलरेडी सीईओ होंग के ऑफिस के बाहर पहुंच चुके होते हैं। ये लड़की अपने डैड को बिल्कुल फेस नहीं देती। वो बाहर खड़ी फीमेल सेक्रेटरी को इग्नोर करते हुए हाथ बढ़ाकर धीरे से डोर खोल देती है। प्लीज भगवान, मैं मन ही मन प्रे करता हूं। उम्मीद है सीईओ होंग सुबह सुबह अपना रोमांस नहीं चला रहे होंगे। अगर मैं उनके फैमिली मैटर्स के बीच फंस गया तो एक गलत स्टेप मेरी लाइफ खराब कर सकता है। वैसे मैं इतना भी नर्वस नहीं हूं। सीईओ होंग एक्सपीरियंस्ड आदमी है। अगर उन्हें ऑफिस में कुछ प्राइवेट काम करना होता तो वो डोर अंदर से लॉक कर देते। और जैसे एक्सपेक्टेड था, ऑफिस बिल्कुल खाली है। सीईओ होंग मीटिंग में गए हुए हैं। फीमेल सेक्रेटरी थोड़ी नर्वस लगती है और बोलती है, मैं अंदर वेट करूंगी। मिस हैंग सर हिलाती है और रूम के अंदर चली जाती है। एक कदम अंदर जाकर वो पलट के कहती है, मिस्टर जो, प्लीज अंदर आ जाइए। ओके, मैं अंदर जाते हुए तुरंत बोलता हूं, पर मुझे कर्सिव स्क्रिप्ट ज्यादा नहीं आती, पहले देख लेते हैं। मिस हैंग डोर के पास रुककर कहती है, जब मैं कहूंगी, और कैजुअली डोर बंद कर देती है। फिर वो अपना स्लिंग बैग खोलती है और पेपर्स का एक बंडल निकालती है। ट्राई करके देखिए, अगर पॉसिबल हो तो मुझे पढ़ के सुना दीजिए। ओके, मैं पेपर्स का बंडल ले लेता हूं। सिर्फ एक नजर पड़ते ही मेरा पूरा बॉडी स्टिफ हो जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन पेपर्स पर जो कर्सिव स्क्रिप्ट लिखी है वो सीईओ होंग की हैंडराइटिंग है। मैंने उनके हैंड रिटन नोट्स डॉक्यूमेंट्स पर कई बार देखे हैं। ये तो सीईओ होंग की डायरी है। डैम इट, प्लीज ये मत बोलो कि वो हर चीज लिख के रखते हैं। कौन सा सिविलाइज्ड इंसान डायरी लिखता है भाई? मैं सिर्फ पसीना बहा सकता हूं। अगर मैं ये पढ़ लेता हूं तो मैं सीईओ होंग को ऑफेंड करता हूं। अगर मैं नहीं पढ़ता तो मिस हैंग ऑफेंड हो जाएंगी। यही होता है असली डिलेमा। रुको, मुझे तो कर्सिव स्क्रिप्ट आती ही नहीं। हाँ, मैं नहीं पढ़ सकता। सच ये है कि मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि सीईओ होंग ने क्या लिखा है, पर टेक्निकली मुझे कर्सिव स्क्रिप्ट नहीं आती। मैं तुरंत बोलने के लिए मुंह खोलता हूं, मिस होंग, पर मेरी बात पूरी होने से पहले ही बैंग, ऑफिस का डोर जोर से खुलता है। सीईओ होंग अंदर आते हैं और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हम दोनों को स्कैन करते हैं। वो मेरी और मिस हैंग के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। बेबी, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया?
मैं तुम्हें नीचे लेने आ सकता था। मैं अब अडल्ट हूं। मिस हैंग मेरी तरफ साइड ग्लैंस देती है। मैं बस मिस्टर जो से हेल्प मांग रही थी। मैं तुरंत उसका इंटेंशन समझ जाता हूं। चुपचाप डॉक्यूमेंट्स अपनी पीठ के पीछे छुपा लेता हूं। उसे अंकल जो बुलाओ, सीईओ होंग स्माइल के साथ कहते हैं। फिर वो मेरी तरफ देखते हैं। तुम जा सकते हो, कुछ होगा तो बुला लूंगा। ओके। मैं बिना टाइम वेस्ट की ऑफिस से निकलता हूं और अपनी सीट पर वापस जाकर पेपर्स छुपा देता हूं। कंप्यूटर ऑन करने से पहले ही रोजन झुककर धीमी आवाज में बोलता है, तुम्हारा गेम खत्म। हाँ, मैं फ्रीज हो जाता हूं। तुम्हें नहीं पता सीईओ होंग अपनी बेटी से कितना ऑब्सेस्ड है। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मर्द उसकी बेटी के पास आए। मिस हैंग के पिछले विजिट्स में जिन मर्दों ने उनकी हेल्प ऑफर की, या तो उन्होंने जॉब छोड़ दी या फिर थर्ड टियर सिटी के ब्रांच ऑफिस भेज दिए गए। ये नहीं हो सकता। मैं शॉक में हूं। मैं तो बस काम कर रहा था। मेरे दांत भींच जाते हैं। डेस्क, तुम सीईओ होंग को नहीं जानते? रोजन बोलता है। उनकी नजर में सारे मर्द उन जैसे ही हैं। अगर किसी के पास पैसा है तो वो हर किसी से फ्लर्ट करेगा, और अगर पैसा नहीं है तो रिच और ब्यूटीफुल लड़की को पटाएगा, सीईओ बनेगा और लाइफ का पीक अचीव करेगा। इसलिए तुम जैसे मर्दों के लिए मिस हैंग सबसे अट्रैक्टिव टारगेट है। ऐसा नहीं है, मैं प्रोटेस्ट करता हूं। उसने खुद मुझसे हेल्प मांगी थी। तुम सच में फ्लर्ट कर रहे थे? रोजन कैजुअली पूछता है। बिल्कुल नहीं, मैं तुरंत कसम खाते हुए बोलता हूं। जरा सोचो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए रोज 2-3 घंटे चाहिए। 2 रिलेशनशिप्स के लिए 4-5 घंटे। 7 घंटे नींद, 1 घंटा आफ्टरनून नैप, 9 घंटे काम, 1 घंटा खाना, ये सब मिलाकर 18 घंटे हो गए। दिन में सिर्फ 6 घंटे बचते हैं। अगर मैं फ्लर्ट कर रहा होता तो मेरे पास गेम्स, वीडियोस या नॉवेल्स के लिए टाइम ही नहीं होता। कितना थका देने वाला, कितना बोरिंग। समझ गया, रोजन मुस्कुराते हुए सर हिलाता है। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट की बुक चाहिए। फिर वो ऐड करता है, पर सीईओ होंग इतनी सारी विमेन का टाइम कैसे मैनेज करते हैं? वो अलग लेवल के आदमी है, मैं सोचकर जवाब देता हूं। अगर सिर्फ एक पार्टनर हो तो वो अपने 2-3 दिन के स्केड्यूल में से सिर्फ 1 घंटा निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही, रोजन साय करता है। सीईओ होंग हम जैसे नहीं है। वो हैंडसम भी है और रिच भी। हम दोनों एक साथ साय करते हैं। अचानक रोजन पीछे हट जाता है। ओल्ड ए आ रहे हैं। मैं तुरंत अपनी सीट पर वापस चला जाता हूं। जैसे ही ओल्ड ए, सीईओ होंग के प्रोजेक्ट इंचार्ज, मेरे सामने रुकते हैं, मैं खड़ा हो जाता हूं। वो काफी बूढ़े हो चुके हैं, बालों में पूरी सफेदी, चेहरा थोड़ा पीला। आज के फाइनेंस क्लेम्स के लिए जो चाहिए भेज देना। अब तुम्हें मिस्टर ज़ाराथुस्ट्रा को रिसीव करने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही मैं फ्रीज हो जाता हूं। बस हो गया, मुझे निकाल रहे हैं। अब सेवरेंस पे मिलेगा। ओल्ड ए मुझे एक डॉक्यूमेंट देते हैं और कहते हैं, इस प्रोजेक्ट के मेंबर्स से लियासो करो। कंपनी पुलिस के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सब कुछ इतने अचानक होता है कि मुझे समझ ही नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं। और जब मुझे याद आता है कि कल मुझे रेगो के साथ राइड नहीं लेनी पड़ेगी, सच बोलूं तो ये आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मॉडर्न डे, चैप्टर 14-16, पार्ट 14। प्रोजेक्ट टीम को ढूंढने और पूरी सिचुएशन समझने के बाद मैं काफी देर तक सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करता हूं। देखते देखते टाइम निकल जाता है और मैं दोपहर 3 बजे कंपनी से निकलकर सिटी के पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी होता हूं, वहां के इंचार्ज स्टाफ से मिलने के लिए। जैसे ही मैं कंपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता हूं, मैं अपना फोन निकालता हूं, राइड शेयरिंग ऐप ओपन करता हूं और अपना डेस्टिनेशन डाल देता हूं। क्योंकि अभी इवनिंग रश टाइम नहीं है, सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही ड्राइवर मिल जाता है। नियर बाय 1 मिनट। नोटिफिकेशन देखकर मुझे काफी खुशी होती है। कम से कम ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 1 मिनट जल्दी ही निकल जाता है। लेकिन जब मैं लेफ्ट राइट देखता हूं तो मुझे वो लाइसेंस प्लेट दिखाई नहीं देता जो मुझे याद था। मुझे लगा शायद मैंने गलत याद कर लिया, इसलिए मैं तुरंत फोन अनलॉक करके स्टेटस कंफर्म करता हूं। और तभी ट्रिंग ट्रिंग, साइकिल की बेल की आवाज आती है। मैं अनकॉन्शियसली ऊपर देखता हूं और एक ग्रीन ऑरेंज कलर की शेयर्ड बाइसिकल देखता हूं। साइकिल पर एक यंग लड़का बैठा है, डार्क बेसबॉल कैप, पतला ब्लैक कोट पहने हुए। बेल बजती रहती है। वो आदमी अपना राइट लेग नीचे रखकर साइकिल को मेरे सामने रोक लेता है। उसका फोरहेड काफी ब्रॉड है, फेस स्लिम, शॉर्ट ब्लैक बाल थोड़े कर्ली से और आंखें नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा डार्क लगती हैं। सबसे नोटिसेबल चीज, जैसे कोई कॉस्प्लेयर हो, वो अपनी राइट आई पर एक क्रिस्टल मोनोकल पहने हुआ है। एक हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़कर दूसरे हाथ से वो अपना मोनोकल एडजस्ट करता है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, राइड रिक्वेस्ट तुमने ही की थी राइट? मैंने रिक्वेस्ट तो की थी, लेकिन कार के लिए, साइकिल के लिए नहीं। मैं मुंह खोलता हूं, समझ नहीं आता क्या जवाब दूं।
उस मोमेंट पर मैं लिटरली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर जाता हूं। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मैं कहां जा रहा हूं? तुम पुलिस स्टेशन जा रहे हो, राइट? मॉनिकल वाला लड़का बिना मेरे जवाब का वेट किए पूछ लेता है। मैं धीरे से सिर हिला देता हूं। सच बोलूं तो इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ 2 क्लियर थॉट्स हैं। क्या मुझे फोटो या वीडियो लेकर मोमेंट्स में पोस्ट करना चाहिए, या कस्टमर सर्विस को कॉल करके कंप्लेन करनी चाहिए? तभी मॉनिकल वाला लड़का बिल्डिंग के साइड की तरफ इशारा करता है और कहता है, 1 मिनट रुक जाओ, मेरी कार वहां पार्क्ड है। बोलते हुए वो अपना फोन निकालकर हिलाता है। हाँ, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने मॉनिकल के एज को दबाता है और स्माइल करता है। मैं अभी पास वाली गली में कुछ काम कर रहा था। वहां कार ले जाना पॉसिबल नहीं था और वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैंने शेयर्ड बाइक रेंट कर ली। सॉरी, प्लीज 1-2 मिनट वेट कर लो। जब सामने वाला इतनी पोलाइटली बोल रहा है और मैं भी ज्यादा हरी में नहीं हूं, तो मैं रिप्लाई करता हूं, ठीक है। वो तुरंत फोन पॉकेट में रखता है, साइकिल पर बैठता है और बिल्डिंग के साइड की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर में एक व्हाइट कलर की कार आती है और मेरे सामने रुक जाती है। ओके, अब बैठ सकते हो। कार का विंडो नीचे स्लाइड होता है और मॉनिकल वाला चेहरा फिर से दिख जाता है। मैं जैसे ही डोर खोलने वाला होता हूं, मुझे एक प्रॉब्लम याद आती है। ऐप पर जो कार दिख रही थी वो ब्लैक थी। मैं पीछे जाकर नंबर प्लेट चेक करने ही वाला होता हूं कि ड्राइवर पैसेंजर सीट के ऊपर से अपना फोन मेरी तरफ हिलाता है। मेरे पास 2 कार्स हैं, आज मैं ये वाली चला रहा हूं, पर अकाउंट दूसरी कार से लिंक्ड है। देखो, नंबर सेम है। ये देखकर और ये याद करके कि पहले भी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है। मैं डोर खोलता हूं और कार में बैठ जाता हूं। ये ब्रॉड डे लाइट है, बिजी सिटी के बीच। डरने वाली बात भी क्या है? हाँ, प्लेटफॉर्म का वेरिफिकेशन सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है। कार में बैठते ही ड्राइवर आगे देखता है, सिगरेट का पैकेट उठाता है और मेरी तरफ बढ़ा देता है। सिगरेट? क्या स्मोकिंग बैन नहीं है? मैं हल्की सी कंप्लेन करता हूं। जब तक तुम्हें प्रॉब्लम नहीं। ड्राइवर रियर व्यू मिरर में स्माइल करता है। मैं स्मोक नहीं करता, मैं नेचुरली सिल हिला देता हूं। ड्राइवर एक हाथ स्टीयरिंग पर रखता है, दूसरा थोड़ा रिलैक्स्ड। रोड पर पूरा फोकस नहीं लग रहा। अच्छा है तुम स्मोक नहीं करते, मैं भी नहीं करता। स्मोकिंग से इंसान का लुक खराब हो जाता है। तो फिर सिगरेट क्यों रखी है? मैं तुरंत पूछ लेता हूं। कार चलती रहती है। ड्राइवर अपने फ्री हैंड से राइट आई पर लगे मॉनिकल को टच करता है। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलना नहीं चाहते, पर फिर भी मिलना पड़ता है। ट्रू, मैं अग्री करता हूं। इस वक्त मुझे कंपनी के नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वू याद आते हैं। वो स्मोक करते हैं, पर उनका लुक बिल्कुल खराब नहीं है। पर यह बात ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मैं प्रोफेशनल आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने वाला इंसान नहीं हूं। तुम राइड शेयरिंग ड्राइवर जैसे नहीं लगते, मैं कैजुअली बोलता हूं, महंगी सिगरेट्स और कार के लग्जरी इंटीरियर को देखते हुए। ड्राइवर स्माइल करता है। इतना ऑब्वियस है? लगता नहीं तुम इससे लाइवलीहुड कमा रहे हो, मैं बोलता हूं। तुम किसी रिच फैमिली से आए हुए लगते हो, मैं एक रैंडम रीजन दे देता हूं। हा, ड्राइवर हंसता है। सिल्वर स्पून के साथ पैदा होना इसका मतलब ये नहीं कि मैं राइड शेयरिंग नहीं कर सकता। ये मुझे बिल्कुल अलग लाइफ एक्सपीरियंस देता है और अलग अलग टाइप के लोग देखने मिलते हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता? काफी फिलोसॉफिकल है, मैं सिर हिला देता हूं। पर मुझे लगता है तुम सिर्फ कभी कभी राइड्स लेते हो, नॉर्मली किसी और काम में बिजी रहते हो। हाँ, ड्राइवर रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहता है। मैं तुम्हारी बिल्डिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था। इन्वेस्टिगेशन? मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। ईविल कल्ट, वो कामली बोलता है। वो लोग वेंडिंग मशीन्स का यूज करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ड्राइवर के लिप्स का कॉर्नर थोड़ा ऊपर उठता है। अगर मुझे ये पहले से पता नहीं होता तो मैं जरूर पैनिक कर जाता। तुम प्राइवेट डिटेक्टिव हो? शर्लॉक मोरियार्टी नाम के डिटेक्टिव को जानते हो? ये नाम शायद उसका कोड नेम हो। ये थॉट अचानक मेरे दिमाग में आता है। ड्राइवर अपने मोनिकल के एच को पिंच करता है और हंस देता है। ऑफ कोर्स, हम पुराने दोस्त हैं। मुझे नहीं पता ये सिर्फ इमेजिनेशन है या नहीं, पर लगता है उसने पुराने दोस्त पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया। कुछ मिला? मैं न्यूट्रल टोन में पूछता हूं। ड्राइवर आधा घूमकर मेरी तरफ देखता है और क्लियरली स्माइल करता है। गेस करो। वो स्माइल काफी डेंजरस लगती है। मैं अपनी इमोशंस कंट्रोल करता हूं। फिर जैसे आप कहें, मैं कहता हूं। ड्राइवर अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। मुझे काफी कुछ पता है, पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं अभी सोच ही रहा होता हूं क्या जवाब दूं कि वो अचानक सीधा बैठ जाता है और सामने देखने लगता है। वो मॉनिकल को अपने राइट आई पर पुश करता है और अचानक मेरे दिमाग में काउंटलेस इमेजेस फूट पड़ती हैं। रोड्स, टनल्स, मिक्स्ड कलर्स, अलग अलग साइन बोर्ड्स, पेडेस्ट्रियंस, कार्स जो स्पीड में पीछे की तरफ बह रही हैं, सब कुछ एक साथ मेरे माइंड में एक्सप्लोड करता है। मुझे मोशन सिकनेस जैसा फील होने लगता है।
पहुंच गए। अगले ही सेकंड ड्राइवर की आवाज मेरे कान में पड़ती है। मैं लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकलता हूं और रोड के साइड बैठ जाता हूं, जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा बेटर फील करता हूं, पर राइड शेयरिंग कार ऑलरेडी जा चुकी होती है। पीछे मुड़कर सोचते हुए मैं अचानक कांप जाता हूं। वो ड्राइवर बिल्कुल उस इमोजी जैसा था जिसका स्टार ने पहले मेंशन किया था। मॉडर्न डे, चैप्टर 1417, पार्ट 15। किसी भी एंगल से देखो, उस ड्राइवर का स्टार के मेंशन किए हुए मॉनिकल इंसिडेंट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। या फिर वो करप्टेड हो चुका है, या फिर वो ही करप्शन का सोर्स है। रुको, मैंने करप्शन वर्ड क्यों यूज किया? उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल 2 सेकंड्स के लिए रुक गया हो। मैं जल्दी से अपना सामान चेक करता हूं ताकि अपनी बेवकूफी पर ध्यान देना बंद कर सकूं। मेरा फोन यहीं है, मेरी कीज यहीं है, मेरा ट्रैवल कार्ड यहीं है, मेरे 7 युआन का चेंज यहीं है, मेरे शूज यहीं है, मेरी पैंट्स यहीं है, मेरे कपड़े यहीं है और मेरा बॉडी भी यहीं है। कुछ भी मिसिंग नहीं है। कुछ नहीं हुआ। मैं रिलीफ की सांस लेता हूं। लगता है जैसे मैं ही चीजों को ओवरथिंक कर रहा था। इंसान वैसे भी खुद को डराना पसंद करता है। फोन ऑलरेडी हाथ में है तो मैं टाइम चेक करता हूं। 3:25 PM। वो ड्राइवर ऐप के एस्टिमेटेड टाइम से 5-6 मिनट पहले पहुंच गया। काफी तेज ड्राइव कर रहा था, इसीलिए मुझे मोशन सिकनेस हुई होगी। अब मुझे सिचुएशन थोड़ी क्लियर लगती है। तो बस यही हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता रहता है जैसे मैं कार में था ही नहीं। कार 15 मिनट से ज्यादा चली और हमने ज्यादा बातचीत भी नहीं की। शायद ये मोशन सिकनेस का ही इफेक्ट था जो जर्नी के एंड में हुआ। शायद। मैं सर उठाता हूं, अपना पोस्चर ठीक करता हूं और ब्लिंक करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ता हूं। ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर काफी बिल्डिंग्स है। एंट्रेंस पर 2 फुली आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स गार्ड ड्यूटी पर खड़े हैं। इसी वक्त मुझे अचानक एक प्रॉब्लम याद आती है जो मैंने अपने पहले के आइटम चेक से जोड़कर समझी। मैं नोटबुक और पेन लाना भूल गया हूं। ऑफ कोर्स ये मेरी केयरलेसनेस की वजह से नहीं है, बस ये है कि मैं केसेस रिकॉर्ड करने के लिए सेल फोन यूज करने की आदत में हूं। अगर ये कोई लार्ज स्केल या ज्यादा प्रोफेशनल सेटिंग होती तो मैं लैपटॉप या नोटबुक जरूर लाता। सच कहूं तो पिछले 2 साल में मैंने पेपर नोटबुक यूज ही नहीं की। पर पुलिस स्टेशन जैसे फॉर्मल और ऑफिशियल एनवायरनमेंट में केस इंचार्ज लीडर्स श्योरली टॉलरेट नहीं करेंगे कि कोई मीटिंग के दौरान फोन निकालकर टैप टैप करे। ये बिल्कुल भी पोलाइट नहीं लगता। उनके साथ डील करते वक्त थोड़ा कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल रहना ही बेटर है। मैं पहले एक स्टेशनरी शॉप ढूंढूंगा, एक पेन लूंगा, एक नोटबुक लूंगा, फिर अंदर जाऊंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्टिंग करना भी एक स्किल है। मैं तुरंत आसपास देखकर अपना टारगेट ढूंढने लगता हूं। ऐसे मोमेंट्स में मैं हमेशा अपनी उस आदत की तारीफ करता हूं जिसमें मैं थोड़ा बफर टाइम छोड़ देता हूं। इससे मुझे जल्दबाजी से बचने का टाइम मिलता है और मैं काम रह पाता हूं। प्रोजेक्ट की लीडर के साथ मेरी मीटिंग 4 PM पर फिक्स है। मतलब मेरे पास 35 मिनट्स का फ्री टाइम है। नॉर्मली कंपनी से यहां तक टैक्सी में लगभग 20 मिनट लगते हैं। नीचे आना, राइड का वेट करना, कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री, सब मिलाकर टोटल टाइम लगभग 35 मिनट्स होता है। मैं 3 बजे निकला था। 3:45 PM तक पहुंचने के लिए मैंने काफी बफर रखा था। ट्रैफिक जैम, रजिस्ट्रेशन, चेकिंग और अननोन एक्सीडेंट्स के चांसेस को देखते हुए मैंने अपॉइंटमेंट 4 PM पर रखी थी। पर मुझे सरप्राइज हुआ, मॉनिकल वाला ड्राइवर इतनी तेज ड्राइव कर रहा था कि मैं टाइम से पहले ही पहुंच गया। आसपास देखने के बाद भी मुझे कोई स्टेशनरी स्टोर नहीं दिखा। मैं तुरंत फोन निकालकर मैप ऐप से नियर बाय स्टोर सर्च करता हूं। नियरेस्ट स्टेशनरी स्टोर 2 किलोमीटर्स दूर। राइड शेयर लेना पड़ेगा। मैं अभी हेजिटेट ही कर रहा होता हूं कि अचानक रोड के ऑपोजिट साइड पर एक छोटी सी शॉप दिखती है। स्टार ड्रीम प्रोविजन स्टोर। प्रोविजन स्टोर? शायद स्टेशनरी भी मिल जाए। मैं पहले जाकर देख लेता हूं। राइड शेयर लेने की जरूरत नहीं। स्टार ड्रीम नाम सुनकर लगता है जैसे कोई सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एजेंसी हो। मैं तुरंत डिसीजन लेता हूं और अपनी पेस तेज कर देता हूं। ग्रीन सिग्नल का फायदा उठाते हुए मैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्रॉस करता हूं। जल्द ही मैं स्टार ड्रीम प्रोविजन स्टोर के अंदर होता हूं। शॉप काफी छोटी है और लाइटिंग भी ज्यादा अच्छी नहीं है। अंदर का एटमॉस्फेयर काफी डिम है, जिससे तुरंत लगता है जैसे दोपहर से शाम हो गई हो।
दोनों साइड्स पर लगभग 8.8 मीटर से ज्यादा लंबी वुडन शेल्फ्स हैं। शेल्फ्स पर रखी चीजें चमक रही हैं, लेकिन सब कुछ काफी अजीब लगता है। कैशियर बिल्कुल पीछे है, जहां एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई औरत बैठी है। उसकी पीठ 2 वुडन शेल्फ से टिकी हुई है और उसका चेहरा एक टैबलेट की तरफ है। वो फोन से खेल रही है। टैबलेट पर कोई एंशिएंट कॉस्ट्यूम ड्रामा चल रहा है, जो इस डार्क शॉप में थोड़ी सी लाइफ ऐड कर रहा है। पर क्लियरली कैशियर को कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ साउंड सुन रही है। इस शॉप का डिजाइन काफी इलॉजिकल है और बॉस भी काफी केयरलेस लगती है। अगर मैं चोर होता तो बिना किसी दिक्कत के कुछ चीजें उठाकर निकल सकता था, उसे पता भी नहीं चलता। कैशियर के पास जाने से पहले मैं क्वाइटली काउंटर पर लाइट टैप करता हूं और वुडन काउंटर को 3 बार नॉक करता हूं। हेलो, क्या आपके पास नोटबुक और पेन है? पेपर नोटबुक। ब्लैक ड्रेस वाली औरत ऊपर देखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, हम यहां वो रखते हैं। उसकी आवाज काफी सॉफ्ट है और मुझे तुरंत काम फील होता है। उसका लुक भी काफी अच्छा है। डार्क एनवायरनमेंट भी उसकी ब्यूटी को छुपा नहीं पाता। मैं बिना दोबारा देखे उसके इशारे की डायरेक्शन फॉलो करता हूं और राइट साइड के शेल्फ के 3rd रैक के कॉर्नर पर नजर डालता हूं। वहां कुछ ऐसा रखा है जो नोटबुक जैसा लगता है, पर डिजाइन बहुत ही अजीब है, जैसे वो ब्रास के पेजेस से बना हो। ये एक नोटबुक है। मैं ब्रास वाली बुक उठाता हूं। टच करते ही ये ठंडी लगती है, जैसे मेटल हो, लेकिन अंदर सच में पेपर मौजूद है। हाँ, ब्लैक ड्रेस वाली बॉस कामली मुस्कुराती है। मेरी शॉप का थीम मिस्ट्री है। यहां के सब प्रोडक्ट्स इसी यूनिक डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। ये लाइन मेरे दिमाग में फ्लैश होती है। इसी वक्त मैं आसपास देखता हूं एक एंशिएंट पेन, दोनों तरफ ब्लैक आईज वाला सिल्वर मिरर और अलग अलग शेप्स के डाइस, जिन्हें काउंट करना मुश्किल है। मिरर। मैं सबकॉन्शियसली दूसरे हाथ से मिरर उठा लेता हूं। मैं अपनी करंट कंडीशन कंफर्म करना चाहता हूं। कहीं मोशन सिकनेस की वजह से मैं भयानक तो नहीं दिख रहा। बाद की प्रोफेशनल इंटरैक्शन पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। मिरर तुरंत मेरा चेहरा रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक हेयर, ब्राउन आईज, डीप फेशियल फीचर्स, शार्प लाइंस। डैम, मैं इतना हैंडसम कब हो गया? मुझे यकीन नहीं होता कि मिरर में जो दिख रहा है वो मैं ही हूं। 2 सेकंड्स तक शॉक में रहने के बाद मैं तुरंत ब्रास नोटबुक नीचे रखता हूं। फोन निकालकर स्क्रीन से अपनी रिफ्लेक्शन चेक करता हूं। बिल्कुल नॉर्मल। ये तो मेरा ओरिजिनल लुक ही है। मैं फिर से मिरर की तरफ देखता हूं। अब भी मैं काफी हैंडसम लग रहा हूं। ये क्या हो रहा है? इस मिरर का क्या सीन है? मैं पूछ लेता हूं। ब्लैक ड्रेस वाली औरत मुस्कुराती है। ये एक स्मार्ट मिरर है। ओह, मुझे अचानक समझ आ जाता है। ब्यूटी फिल्टर, फोटोशॉप इफेक्ट, बेसिकली एक स्पेशल टैबलेट जो ब्यूटी कैमरा ऐप से कनेक्टेड है। ये समझते ही मेरी इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो जाती है। मैं मिरर वापस रख देता हूं। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है मिरर थोड़ा स्टिकी है। मैं काफी फोर्स लगाकर अपना हाथ पीछे खींचता हूं। ये नोटबुक और पेन का क्या प्राइस है? मैं सीधा पूछ लेता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं फिर से ब्रास नोटबुक उठाता हूं। ब्लैक ड्रेस वाली बॉस होंठ प्रेस करके मुस्कुराती है। 10 करोड़। मैं लगभग उसके चेहरे पर थूक देता हूं। बॉस कामली बोलती है, ये दोनों एंटीक्स हैं। क्या यहां कुछ नॉन एंटीक है, कुछ नॉर्मल? मैं गहरी सांस लेकर पूछता हूं। हां, वो औरत मेरी तरफ इशारा करती है। मैं मुड़ता हूं और एक सिंपल ब्लैक नोटबुक देखता हूं। मैं उसे उठाता हूं और फ्लिप करता हूं। कवर हार्ड पेपर का है। अंदर के पेजेस गोट स्किन इमिटेशन जैसे लगते हैं। एक पेज पर एक फूल बना हुआ है, ग्रैंड क्लोथ्स और शाइनी हेडगियर के साथ। और ये फूल मेरे ऑनलाइन निकनेम से बिल्कुल मैच करता है। मैं फूल को कैसे ना पहचानूं? इसकी प्राइस? मैं रिफ्लेक्स में पूछता हूं। 30 रुपीज। बॉस अच्छे एटीट्यूड से जवाब देती है। थोड़ा महंगा है। तो इस पेन का क्या? मैं कैजुअली एक डार्क रेड क्लासिक फाउंटेन पेन उठा लेता हूं। 25 रुपीज। अगर दोनों साथ लोगे तो 50 रुपीज में दे दूंगी। बॉस मुस्कुराती है। मैं कुछ सेकंड सोचता हूं। टैक्सी में 2 किलोमीटर्स जाना 50 रुपीज इतना भी अनरीजनेबल नहीं है। टाइम वेस्ट अलग, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगभग 20 रुपीज, नोटबुक प्लस पेन मिलाकर 30-40 रुपीज वैसे भी हो जाता है। ठीक है, मैं फोन निकालकर पेमेंट कंप्लीट करता हूं। स्टार ड्रीम प्रोविजन स्टोर छोड़कर मैं वापस पुलिस स्टेशन आता हूं।
और गार्ड हाउस में रजिस्ट्रेशन करता हूं। इसी प्रोसेस के दौरान एक पुलिस कार बाहर निकलती है। कोई इमरजेंसी मिशन है? ड्यूटी पर खड़ा ऑफिसर पूछता है। बैरियर ऊपर उठने का वेट करते हुए ड्राइवर कैजुअली जवाब देता है, एक कार थीव दिख गया है। मॉडर्न डे चैप्टर 1418 पार्ट 16। लगातार 2 सेडान कार्स चोरी हो गई हैं। ये सुनते ही मुझे लगता है ये मोस्ट लाइकली कोई क्राइम सिंडिकेट है। एक आदमी 2 कार्स कैसे चला सकता है? मैं बस दिल ही दिल में बड़बड़ाता हूं। कोर्ट रूम ड्रामाज, डिटेक्टिव सीरीज और क्राइम डिटेक्शन नॉवेल्स का लॉयल रीडर होने के नाते मैंने ये एनालिसिस मेंटली कई बार की है। ऑफ कोर्स मैं ये बात जोर से नहीं बोलता। मुझे पूरा भरोसा है कि नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले लोग भी इसी कंक्लूजन पर पहुंच जाते। ड्यूटी पर खड़ा गार्ड जब मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कॉल करता है, मैं कैजुअली अपना फोन निकालकर टाइम देखता हूं। टाइम से ज्यादा ही टाइम है। मैं रिलीफ की सांस लेता हूं और कोर्टयार्ड के बीच बने पॉन्ड के चारों तरफ आराम से चक्कर लगाता हूं। फिर मेन एंट्रेंस के सामने वाली बिल्डिंग में एंटर करता हूं। दिमाग में पॉसिबल कॉन्वर्सेशन रिहर्स करते हुए मैं एग्जैक्ट टाइम से 3 मिनट पहले टारगेट ऑफिस का डोर नॉक करता हूं। प्लीज कम इन। अंदर से एक जेंटल आवाज आती है, ओह ऑफिसर डैंग। जैसे ही मैं डोर खोलकर अंदर जाता हूं, मुझे एहसास होता है डेस्क के पीछे बैठा ऑफिसर वही है जो मेरे रेजिडेंस परमिट चेक करने आया था। मैं हमेशा सोचता था वो सिर्फ पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है, लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि म्यूनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में उसका अपना ऑफिस भी होगा, और वो भी इंडिविजुअल ऑफिस। तुम? ऑफिसर डैंग अपनी थोड़ी सी पीछे जा रही हेयरलाइन को सेट करता है और सरप्राइज में पूछता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? कल रात आपने मेरा रेजिडेंस परमिट चेक किया था और मुझे एक मिस्टीरियस कल्ट के बारे में वार्न किया था। उसके बाद हम लॉसन में फिर मिले थे। वहां मैंने एक वुमन को कल्ट मेंबर होने के सस्पिशन में रिपोर्ट किया था। मुझे एक पल के लिए लगता है कि सामने वाला शायद ऑफिसर डेंग का ट्विन भाई हो। फिर भी मैं डिटेल देता हूं। ऑफिसर डेंग को याद आ जाता है, जो मिंगरुई राइट? मुझे फेस ब्लाइंडनेस है और मेरी मेमोरी भी कुछ खास नहीं है। कल रात अंधेरा था, इसलिए क्लियरली देख नहीं पाया। मुझे उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि उनकी मेमोरी वीक है या उन्हें फेस ब्लाइंडनेस है। मैं समझ सकता हूं। मैं पोलाइटली मुस्कुराता हूं। आज मैं इनेस ग्रुप की तरफ से पिछले प्रोजेक्ट के लिए आया हूं। हाँ। ऑफिसर डेंग अपनी डेस्क के सामने वाली चेयर की तरफ इशारा करता है। हमने 4 बजे मिलने का टाइम फिक्स किया था। मैं तुरंत बैठ जाता हूं और जो ब्लैक नोटबुक मैंने अभी खरीदी है उसे डेस्क पर रख देता हूं। प्लान ये है, मैं बीच में एक पेज फ्लिप करूंगा ताकि ऑफिसर डेंग को यह ना लगे कि नोटबुक बिल्कुल नई है और कभी यूज ही नहीं हुई। ऑफिसर डेंग नोटबुक पर नजर डालता है और हल्की सी भौएं से कोड़ता है। फिर वो फोन उठाता है और एक इंटरनल डिपार्टमेंट नंबर डायल करता है। कंप्लीट टीम यहां है, मीटिंग के लिए आ जाओ। शॉर्ट ब्रीफिंग के बाद वो फोन रख देता है और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है। ये एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है, हम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, वो कंटिन्यू करता है, दूसरे साइड का रिप्रेजेंटेटिव अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। मुझे पता है, मैं कामली बोलता हूं। मैंने सुबह रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए थे। सच ये है, चाहे मैंने पढ़ा होता या नहीं, मैं फिर भी यही जवाब देता। मैं अपने पार्टनर को ये नहीं दिखने दे सकता कि मैं केयरलेस हूं या अपना काम सीरियसली नहीं लेता। मेरे बैठने के थोड़ी देर बाद ही ऑफिसर डेंग के ऑफिस का डोर खुलता है। मैं तुरंत पोलाइटली खड़ा हो जाता हूं और पीछे मुड़कर देखता हूं। एक बूढ़ा आदमी लंबा काला रोब पहने हुए है। उसके बाल सफेद हैं, आंखों और मुंह के किनारे गहरी झुर्रियों से भरे हैं। उसकी डार्क रेड आंखें थोड़ी सी धुंधली लग रही हैं। उसकी चेस्ट पर एक रेड मून पेंडेंट लटक रहा है। वो बिल्कुल किसी चर्च के प्रीस्ट जैसा लगता है, एक फॉरेन प्रीस्ट। मैं पूरी एटिकेट के साथ मुस्कुराते हुए हेड नॉट करता हूं। पता नहीं क्यों, पर मुझे ये बूढ़ा आदमी थोड़ा सा फेमिलियर लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे पहली बार ऑफिसर डेंग मिला था। अजीब, आजकल पता नहीं क्यों मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं। क्या ये असैसिन पोशन का इफेक्ट है? मैं चुपचाप सांस लेता हूं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूं। तब ऑफिसर डेंग इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इंटरपोल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक प्रीस्ट, ओल्ड नील। हेलो मिस्टर नील। मैं तुरंत ग्रीट करता हूं। ओल्ड नील कुछ नहीं बोलता। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर हंस देता है। लड़के, क्या तुम रिसेंटली घोस्ट से परेशान हो? तुम बता सकते हो। मैं शॉक हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि सच बोलूं या इस स्ट्रेंजर से छुपा लूं। झूठ मत बोलो। ओल्ड नील मुस्कुराता है और अपनी आंखों की तरफ इशारा करता है। मेरी आंखें काफी तेज है, थोड़ा सा। मैं धीरे से बोलता हूं। ओल्ड नील जोर से हंस पड़ता है। तुम अभी भी बहुत यंग हो। मैंने बस तुम्हें कॉल किया और तुमने तुरंत मान लिया। सच यह है कि मैं इतना श्योर भी नहीं था। हाँ, वो कंटिन्यू करता है। मैं एक प्रीस्ट हूं। मुझे घोस्ट्स और शैडोज को रिपेल करना आता है। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए?
एक पुलिस ऑफिसर के सामने ऐसे फ्यूडल सुपरस्टिशन की बात करना, क्या ये ठीक है? मैं स्टंड होकर बस मुंह खोलकर रह जाता हूँ। ओल्ड नील कामली ऑफिसर डेंग की डेस्क तक जाता है और वहां रखा कॉफी कप उठाता है। चिंता मत करो, मैं कैजुअली बोलता हूँ, मैं ज्यादा फीस नहीं लेता। अगर तुम अभी भी गॉडेस में बिलीव करते हो तो मैं ये फ्री में भी कर सकता हूँ। पहले मैं गॉडेस का बिलीवर नहीं था, लेकिन अब हूँ। इस वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मैं 2 सेकंड हेजिटेट करता हूँ, फिर एक गहरी सांस लेता हूँ। लेकिन मुझे पहले ही एक हेल्पर मिल चुका है। कौन? ओल्ड नील कैजुअली पूछता है। ऐसी एबिलिटीज वाले लोग बहुत कम होते हैं, ज्यादातर फ्रॉड होते हैं। वो स्किलफुली कॉफी बनाते हुए पूछता है। डॉली। मैं थोड़ा हेजिटेट करके बोलता हूँ। डॉली? ओह, फिर तो ठीक है। ओल्ड नील अपनी स्माइल वापस ले लेता है और सीधा बिजनेस पर आता है। तो आप इनेस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं? चलिए शुरू करते हैं। इसी वक्त ऑफिसर डेंग हेल्पलेस स्माइल के साथ अपना सर हिलाते हैं। आप मैडम डॉली को जानते हैं? मैं पूछता हूँ। ओल्ड नील सांस भरते हैं और अपनी फियॉन्से ऑफिसर डेंग की तरफ इशारा करते हैं। ओह, सब एक दूसरे को जानते हैं। मैं बस सांस भर सकता हूँ। इससे मैडम डॉली पर मेरा ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं चिटचैट बंद करता हूँ और ऑफिसर डेंग और ओल्ड नील के साथ प्रोजेक्ट पर फोकस करते हुए डिस्कशन शुरू करता हूँ। 1 घंटा बीत जाता है। यॉन। ओल्ड नील अपनी बैक स्ट्रेच करता है। फाइनली खत्म। मेरी बुढ़ी हड्डी ऐसे मीटिंग्स का टॉर्चर नहीं झेल सकती। मेरे पास अब एनर्जी नहीं बची। ये कहकर वो खड़े हो जाते हैं और मेरी और ऑफिसर डेंग की तरफ मुस्कुराते हैं। अब मेरे रिटायर होने का टाइम आ गया है। मुझे निकलना होगा। मैं किसी दूर के गांव में जाऊंगा, फूल उगाऊंगा, मुर्गियों को खिलाऊंगा और अपनी वाइफ के लिए पियानो बजाऊंगा। मुझे अब यहाँ की चीजों की चिंता नहीं करनी। ऑफिसर डेंग भी खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो ओल्ड नील को बाहर छोड़ने जाते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, चलो साथ में चलते हैं। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning alive. Praise the fool, the unseen flame, the Savior born without a name. Through sacrifice, through loss and pain, show that we are food for Blessings fall like frozen rain, shielding hearts from endless pain. Does he save or does he deceive? A God we doubt, yet still believe. Praise the fool, The silent king. Farewell, my friends. Journeys carved in loss and time. Letters hold what voices can't. Names erased yet never gone. who now blesses gods above, when even God
you. Even the longest journey must come